हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी नेविगेटर। ये जो वीडियो है इसमें हम यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम 2018 का जो सीसेट पेपर है उसका कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। इससे पहले हमने 2017 का जो कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट था है ना, वो कंप्लीट कर लिया है ना। 30 क्वेश्चंस आए थे 2017 में, हमने वो पूरे कवर कर लिए थे। ओके, तो यदि आपने वो वीडियो जाके नहीं देखी है तो वो वीडियो उसके बाद देख लेना है ना। 2017 पूरा कंप्लीट है। इस वीडियो में हम 2018 करेंगे एंड इसके बाद 2019 और ऐसे करते हुए 2025 तक के सारा जो पेपर है ना, कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट मैं आपको यहाँ पर कवर करने वाला हूँ। ओके, तो शुरू करते हैं हम इस सेशन को। यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, पैसेज 1 क्वेश्चन नंबर 7। तो देखो, मैंने आपको क्या बताया था कि पैसेज पढ़ने से पहले आपको क्या करना है, क्वेश्चन पढ़ना है। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मोस्ट लॉजिकल एंड रेशनल इन्फेरेंस, आपको इन्फेरेंस बताना है। ठीक है, ये जो कीवर्ड्स आप देख रहे हैं, इन्फेरेंस, अजम्पशन, कोरोलरी, है ना, ये जो वर्ड्स हैं कीवर्ड, इनका मतलब क्या होता है ना, वो मैंने आपको एक वीडियो में बताया हुआ है ना। उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सेंड कर दूंगा। और उस वीडियो में ये सब कुछ बताया मैंने, है ना, कीवर्ड्स क्या है सबके बारे में आपको आइडिया हो जाएगा। ओके, और एग्जामिनर कैसे रॉन्ग करता है ना, कौन से वर्ड यूज करता है। ठीक है, तो वो सारे वर्ड्स मैंने आपको यहाँ पर बताए। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस के साथ भी मैंने आपको बताया है कि कौन से स्टेटमेंट रॉन्ग होती हैं। ठीक है, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट होती है, वो सब मैंने बताया आपको। ठीक है, तो ये जो वीडियो है सीसेट ट्रिक्स वाली, है ना, ये मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप वो वीडियो देखना। और ये जो पीडीएफ है ये आपको टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगी। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन देखिए, प्रोस्पेरिटी ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर इज ऑफ क्रिटिकल इंपॉर्टेंस टू इंडिया। होल्ड कीजिए। ऑप्शन 2, इंडियन इकोनॉमिक ग्रेटली डिपेंड्स ऑन इट्स एग्रीकल्चर। ये क्या है, ये एक्सट्रीम वर्ड है, ग्रेटली डिपेंड्स, ये ओवर एम्फेसाइज कर रहा है किसी भी चीज पर। ठीक है, ग्रेटली डिपेंड्स, तो ये स्टेटमेंट आपकी रॉन्ग हो जाती है। ऑप्शन सी देखिए, इंडिया शुड टेक स्ट्रिक्ट मेजर टू कंट्रोल इट्स रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ। तो ये भी मैंने आपको बताया था 2017 का जब हम पेपर कर रहे थे, कि जहां पर बोले कि पॉपुलेशन को हमें कंट्रोल करना है, ठीक है, पॉपुलेशन कम करना है, ऐसी बात करे तो वो स्टेटमेंट रॉन्ग होती है ना। तो ऑप्शन सी भी आपका रॉन्ग होगा। मैंने आपको यहां भी बताया सीसेट ट्रिक्स में, वेट कीजिए यहां पर दिखाता हूं मैं आपको। ये देखिए, रिडक्शन पॉपुलेशन टू बी द सॉल्यूशन ऑफ एनी प्रॉब्लम, है ना, मतलब पॉपुलेशन ऑफ रिडक्शन कर दो तो सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाएगा, है ना। तो ऐसी स्टेटमेंट रॉन्ग होती हैं। देखिए 17 में भी था, 18 में ये स्टेटमेंट आप देखिए, 20 में भी मिलेगा, 21 में भी मिलेगा, है ना। ये मैंने सिर्फ रेफरेंस के लिए बताया है, और भी जगह पूछे गए हैं सेम स्टेटमेंट। ओके, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन डी की बात करें, इंडिया फार्मिंग कम्युनिटीज शुड स्विच ओवर टू अदर ऑक्यूपेशन टू इंप्रूव देयर इकोनॉमिक कंडीशन। एंड यहाँ पर बोल रहा है प्रोस्पेरिटी ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर इज ऑफ क्रिटिकल इंपॉर्टेंस टू इंडिया। दो ऑप्शन में आपको बताना है करेक्ट आंसर। अब देखो, लास्ट जो 2017 का हमने जो सीसेट पेपर किया था कॉम्प्रिहेंशन, उसमें भी एक ऐसा ऑप्शन आया हुआ था कि आपको स्विच करना है ना। यहाँ क्या बोल रहे हैं, इंडिया फार्मिंग कम्युनिटी शुड स्विच ओवर टू अदर ऑक्यूपेशन। ठीक है, आपको अदर ऑक्यूपेशन में स्विच कर जाइए, जिस ऑक्यूपेशन में भी काम कर रहे हैं वो भाड़ में जाए, है ना। लेकिन ऑप्शन ए क्या बोल रहा है, भाई जिस सेक्टर में आप काम कर रहे हो उसको हम प्रॉस्पर करेंगे। तो सबसे सटीक कौन सा लग रहा है, ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है ना। सेम स्टेटमेंट इसी तरह की 2017 में भी आई थी, है ना, वो स्टेटमेंट भी रॉन्ग थी। ओके, तो जैसे जैसे आप पीवाईक्यूज लगाएंगे सीसेट पेपर के, है ना, कॉम्प्रिहेंशन लगाएंगे, तब आपको एक अंडरस्टैंडिंग बनेगी कि यूपीएससी एग्जामिनर कैसे स्टेटमेंट बना रहा है, कौन सी स्टेटमेंट रॉन्ग होती है ना। ये जैसे आप देख रहे हैं पॉपुलेशन, रैपिड पॉपुलेशन को कंट्रोल करना है ना, तो ये स्टेटमेंट मैंने देखी बार बार, है ना, कि भाई 17 में पूछा, 18 में पूछा, 2020, 21 सब जगह पूछ रहा है। मतलब इस तरह की स्टेटमेंट एग्जामिनर बना रहा है, और जब ऐसी स्टेटमेंट एग्जामिनर बना रहा है और गलत जा रही है हमेशा, तो आगे भी गलत ही होंगी। और ये कोई सॉल्यूशन नहीं है कि आप पॉपुलेशन को कंट्रोल कर लो और सारी प्रॉब्लम दूर हो जाए, है ना, ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। अब आप पढ़ लीजिए ये जो पैसेज है ना, ये पैसेज क्या बोलना चाह रहा है मैं आपको बता देता हूँ इसका ओवरव्यू। पैसेज क्या बोल रहा है, 1990 में जो ग्लोबल पॉपुलेशन थी वो कितनी थी, 1.6 बिलियन। एंड अभी कितनी है, टुडे इट इज अराउंड 7.2 बिलियन एंड ग्रोइंग। ठीक है, 7.2 बिलियन से और बढ़ती जा रही है। और बात कर रहा है कि रिसेंट एस्टिमेट्स ऑन पॉपुलेशन ग्रोथ प्रेडिक्ट अ ग्लोबल पॉपुलेशन ऑफ 9.6 बिलियन इन 2050 एंड 10.9 बिलियन इन 2100। ठीक है, अनलाइक यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका where only 3 or 4% of population is engaged in agriculture। जो यूरोप और अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका, वहां पर आप देखेंगे कि 3 to 4% जो पॉपुलेशन है वो एंगेज है एग्रीकल्चर में। वहीं हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया की अराउंड 47% जो पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर पर डिपेंड है। और क्या बोल रहा है, इवन इफ इंडिया कंटिन्यूज टू डू वेल इन द सर्विस सेक्टर एंड द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पिक्स अप, इट इज एक्सपेक्टेड दैट
around 2030 when India overtake China as the world most populous country, nearly 42% of India's population will still be predominantly depends on एग्रीकल्चर। ठीक है, 2030 तक जब इंडिया चाइना को पीछे छोड़ेगा पॉपुलेशन में, है ना, तब भी हम देखें 42% जो इंडिया की पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर पर डिपेंड रहेगी। तो पैसेज बार बार यहाँ पर डेटा के थ्रू ये बताना चाह रहा है कि बहुत बड़ी पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट रहेगी फ्यूचर में भी। ओके, और जब इतने लोग किसी भी सेक्टर पर डिपेंडेंट हैं तो उस सेक्टर की प्रोस्पेरिटी इज इक्वल टू मास लाइवलीहुड सिक्योरिटी। ओके, तो ऑप्शन ए हमारा जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर है कि प्रोस्पेरिटी ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर इज ऑफ क्रिटिकल इंपॉर्टेंस टू इंडिया। ऑप्शन 2 क्यों होंगे? एक तो ये बात कर रहा है ग्रेटली डिपेंड्स, है ना, ओवर एम्फेसाइज कर रहा है, एग्जेजरेट कर रहा है स्टेटमेंट को। ठीक है, और पैसेज पॉपुलेशन डिपेंडेंस की बात करता है ना, इकोनॉमी के जीडीपी स्ट्रक्चर की नहीं, इसलिए स्टेटमेंट यहाँ पर रॉन्ग हो जाती है। ओके, अब सेकंड पैसेज देख लेते हैं। तो पैसेज पढ़ने से पहले हमको क्या करना है, क्वेश्चन पढ़ना है ना। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ क्या बोल रहा है, मोस्ट लॉजिकल कोरोलरी हमको यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो ऑप्शन बी देखिए, फूड प्रोसेसिंग जो है ना, इज द सोर्स ऑफ ऑल फूड बोर्न इलनेस। तो ऑप्शन बी यहाँ पर रॉन्ग है क्योंकि ये एक्सट्रीम बात कर रहा है। ऑप्शन सी देखिए, वी शुड डिपेंड ऑन लोकली प्रोड्यूस्ड फूड ओनली, है ना, ये स्पेसिफिक बात कर रहा है। ऑप्शन सी भी आपका यहाँ पर रॉन्ग होता है। ऑप्शन डी देखिए, ग्लोबलाइजेशन ऑफ फूड प्रोडक्शन शुड बी कर्टेल्ड, है ना, तो ऑप्शन डी जो है ये भी लॉजिकली बात नहीं कर रहा है ना, तो ऑप्शन डी भी आपका यहाँ पर रॉन्ग होगा। लॉजिकल स्टेटमेंट लगी नहीं रही है तीनों, इलॉजिकल बात कर रहा है कि भाई ग्लोबलाइजेशन जो है इसको आप कटल कर दो। ठीक है, और जो हमें एक जो लोकली प्रोड्यूस फूड है उस पर डिपेंडेंट होना चाहिए, और एक बात कर रहा है कि फूड प्रोसेसिंग जो है वही सारी फूड बोर्न इलनेस का जो है सोर्स है ना, तो तीनों स्टेटमेंट इलॉजिकल है, तो तीनों स्टेटमेंट रॉन्ग है। ऑप्शन ए ही आपका बचता है। अब ये क्या बात कर रहा है, विथ मोर ऑप्शन फॉर फूड कम मोर रिस्क। तो इसके लिए हमको क्या करना है, पहले पैसेज भी पढ़ना है ना, ऐसा नहीं कि ऑप्शन मार के चल गए, नहीं, पैसेज जो है इसको स्कैन कर लीजिए जल्दी से, है ना, इतने में आपको समझ में आ जाएगा कि ऑप्शन ए और डी में से कौन सा करेक्ट है। तो देखो, पैसेज यहाँ पर बात कर रहा है कि मेनी पैथोजेंस दैट कॉज फूडबोर्न इलनेस आर अननोन, कि फूडबोर्न इलनेस के बहुत से जो पैथोजेंस हैं, है ना, वो अभी अननोन है, और जो कंटेमिनेशन है वो फार्म से प्लेट तक किसी भी स्टेज पर हो सकता है ना, फूड कंटेमिनेशन कैन अकर एट एनी स्टेज फ्रॉम फार्म टू प्लेट। एंड यहाँ पर ये भी बोल रहा है कि काफी केसेस रिपोर्ट ही नहीं होते हैं, इसलिए रियल एक्सटेंट पता नहीं चलता है। और क्या बोल रहा है, काफी केसेस रिपोर्ट ही नहीं होते हैं, है ना, सिंस मोस्ट केसेस फूड बोर्न पॉइजनिंग गो अनरिपोर्टेड, और इसलिए रियल एक्सटेंट पता नहीं चलता है। ठीक है, द ट्रू एक्सटेंट ऑफ ग्लोबल फूड बोर्न इलनेस इज अननोन। और यहाँ पर बोल रहा है कि मॉनिटरिंग बेटर हुई है, ठीक है, अवेयरनेस भी बढ़ी है। ठीक है, मॉनिटरिंग यहाँ पर आप बात करें बेटर हुई है, अवेयरनेस भी बढ़ी है, बट फूड प्रोडक्शन की ग्लोबलाइजेशन से फूड को रेगुलेट और ट्रेस करना मुश्किल हो गया है ना। येट द रैपिड ग्लोबलाइजेशन ऑफ फूड प्रोडक्शन इंक्रीज कंज्यूमर्स वर्नेबिलिटी बाय मेकिंग फूड हार्डर टू रेगुलेट एंड ट्रेस। वी हैव द वर्ल्ड ऑन आवर प्लेट्स, से एन ऑफिशियल ऑफ WHO। तो यहाँ पर ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या है, फूड सोर्स ज्यादा, कंट्रीज ज्यादा, सप्लाई चेन लंबी, तो इससे कंटेमिनेशन के चांसेस बढ़ते हैं। और पैसेज यहाँ पर एक्सप्लिसिटली बोलता है कि ग्लोबलाइजेशन से वल्नरेबिलिटी इंक्रीज होती है, इसलिए लॉजिकली यहाँ पर यह निकलता है कि मोर फूड चॉइसेस इज इक्वल टू मोर एक्सपोजर टू रिस्क, तो इसलिए ऑप्शन ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। एंड ऑप्शन डी की बात करें तो जो पैसेज है ये क्रिटिसिज्म करता है, ठीक है, ये पॉलिसी रिकमेंडेशन नहीं करता है कि ग्लोबलाइजेशन का फूड प्रोडक्शन जो है वो कर्टेल कर दिया जाए, ऐसा नहीं, है ना, यहाँ पर पॉलिसी रिकमेंडेशन नहीं दे रहा है पैसेज, यहाँ पर क्रिटिसाइज कर रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन ए ही आपका यहाँ पर सुटेबल आंसर है। ओके, अब हम देख लेते हैं पैसेज नंबर 3। तो इसका भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे। यहाँ पर भी पूछ रहा है इन्फेरेंस, तो यहाँ पर ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए देखिए, इट इज द फेथ एंड नॉट साइंस दैट कैन फाइनली सोल्व ऑल द प्रॉब्लम ऑफ मैनकाइंड। ठीक है, फेथ से सारी प्रॉब्लम सोल्व हो सकती है, साइंस से नहीं। ठीक है, तो ये एक्सट्रीम बात कर रहा है ना, सोल्व ऑल द प्रॉब्लम, तो ऑप्शन ए आपका रॉन्ग हो जाता है। भाई ऐसा हो सकता है ना कि कुछ प्रॉब्लम जो है हमारी फेथ से सोल्व हो जाए, कुछ साइंस से हो जाए, लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहा है कि फेथ से हो जाएंगी बट साइंस से नहीं, है ना, तो इसलिए ऑप्शन आपका ए रॉन्ग हो जाता है। उसी तरह आप देखिए ऑप्शन बी, साइंस एंड फेथ कैन बी म्यूचुअली कॉम्प्लीमेंट्री इफ देयर प्रॉपर डोमेन्स आर अंडरस्टूड। ठीक है, ये थोड़ा सही भी लग रहा है। ऑप्शन सी देखिए, देयर आर सम वेरी फंडामेंटल क्वेश्चन विच कैन नॉट बी आंसर्ड बाय आइदर साइंस और फेथ। ये भी एक्सट्रीम बात कर रहा है कि भाई कुछ ऐसे फंडामेंटल क्वेश्चंस हैं जो ना कि साइंस से सोल्व हो सकते हैं ना ही फेथ से सोल्व हो सकते हैं। ठीक है, तो ये भी यहाँ पर
रॉन्ग लग रहा है। और बी की कंपेरेटिव देखें तो ये नेगेटिव साउंड कर रहा है, बी फिर भी पॉजिटिव साउंड कर रहा है कि साइंस एंड फेथ कैन बी म्यूचुअली कॉम्प्लीमेंट्री इफ देयर प्रॉपर डोमेन्स आर अंडरस्टूड। ओके, एंड ऑप्शन डी देखिए, इन टुडेस कल्चर साइंटिफिक व्यूज आर गिवन मोर इंपॉर्टेंस देन स्पिरिचुअल व्यू, है ना। तो ये थोड़ा सा इसको होल्ड कर सकते हैं। तो बी एंड डी में से हमको बताना है कि कौन सा करेक्ट है। अब ये पता चलेगा आपको पैसेज पढ़ के। तो पैसेज पढ़ लेते हैं हम। I am a scientist privileged to be somebody who tries to understand nature using the tool of science. But it is also clear that there are some really important questions that science cannot really answer, such as why is there something instead of nothing। ठीक है, एक ये क्वेश्चन, इसका आंसर साइंस नहीं दे पा रहा है। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनका आंसर साइंस नहीं दे पा रहा है। Why are we here? In those domains, I found that the faith provide a better path to answer. I find it oddly anachronistic that in today's culture, there seems to be a widespread presumption that scientific and spiritual views are incompatible. Okay? तो पैसेज क्लियरली यहाँ पर कहता है कि साइंस की कुछ लिमिटेशन है ना, जिसका आंसर साइंस नहीं दे पा रहा है ना। तो उनका आंसर कौन दे रहा है? फेथ दे रहा है ना। फेथ कुछ क्वेश्चंस में यहाँ पर हेल्पफुल है। और यहाँ पर ऑथर कन्फ्लिक्ट नहीं बल्कि फोल्स कन्फ्लिक्ट को क्रिटिसाइज करता है ना। तो इसका लॉजिकल इन्फ्रेंस क्या होगा कि अगर दोनों अपने अपने डोमेन्स में रहें तो कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं, है ना। तो ऑप्शन बी आपके यहाँ पर करेक्ट आंसर है। साइंस एंड फेथ कैन बी म्यूचुअली कॉम्प्लीमेंट्री इफ देयर प्रॉपर डोमेन्स आर अंडरस्टूड। एंड बात करें ऑप्शन डी की, तो ऑप्शन डी क्यों रॉन्ग है? क्योंकि लोग साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी, है ना, जो फेथ है उसको इनकॉम्पिटेबल समझते हैं। और यहाँ पर क्या बोल रहा है? साइंटिफिक व्यूज आर गिवन मोर इंपॉर्टेंस देन स्पिरिचुअल व्यू। तो इंपॉर्टेंस की बात नहीं हो रही है ना। तो ऑप्शन डी इसलिए रॉन्ग हो जाता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पैसेज पढ़ने से पहले ही हम 75% क्वेश्चन सॉल्व कर लिए होते हैं, है ना। कभी कभी ऐसा होगा कि आपका सीधा आंसर भी आ जा रहा है, कभी ऐसा होगा कि आप दो ऑप्शन में फंस रहे हैं। तो जब दो ऑप्शन में फंसे तो पैसेज जाके जरूर पढ़ें, है ना। ऐसा नहीं कि पैसेज नहीं पढ़ रहे हैं, पैसेज पढ़ना है। ठीक है, आपको स्कैन करना है जल्दी जल्दी। ठीक है, तो उससे आपकी जो एक्यूरेसी है ना वो इंक्रीज हो जाएगी। ओके, अब पैसेज नंबर 4 देख लेते हैं। तो इसका क्वेश्चन क्या है? The author wants India to rid herself of certain past bond because option A, he is not able to see the relevance of the past. Option B, there is not much to be proud of. Option C, he is not interested in the history of India. And option D, they obstruct her physical and spiritual growth. तो यहाँ पर ऐसे ऑप्शन है, ठीक है। यहाँ से आप आंसर नहीं निकाल पाएंगे बिना पैसेज पढ़। ओके, तो हमको यहाँ पर पैसेज पढ़ना पड़ेगा। तो हम पैसेज यहाँ पर देख लेते हैं। तो पैसेज यहाँ पर क्या बोल रहा है वो हम देख लेते हैं। दो आई हैव डिस्कार्डेड मच ऑफ पास्ट ट्रेडिशंस एंड कस्टम एंड एम एंग्जियस दैट इंडिया शुड rid herself of all shackles that bind and contain her, divide her people, and suppress vast number of them, and prevent the free development of the body and the spirit. Though I seek all this, yet I do not wish to cut myself off from that past completely. है ना। तो यहाँ पर ऑथर पास्ट ट्रेडिशंस और कस्टम्स का अंदर सपोर्ट नहीं करता है। वो चाहता है कि इंडिया उन शेकलेस से फ्री हो जो लोगों को डिवाइड करते हैं, उनको सप्रेस करते हैं, बॉडी और स्पिरिट के फ्री डेवलपमेंट को रोकते हैं। बट साथ ही वो पास्ट से कंप्लीटली कट ऑफ भी नहीं होना चाहता। ओके, और इंडिया की ग्रेट इनहेरिटेंस पर प्राउड करता है। ओके, ग्रेट इनहेरिटेंस पर प्राउड करता है और अपने आप को हिस्ट्री की अनब्रोकन चेन का हिस्सा मानता है। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा है? लिंक इन दैट अनब्रोकन चेन विच गोज बैक टू द डाउन ऑफ हिस्ट्री इन द इमेमोरियल पास्ट ऑफ इंडिया, है ना। तो ये पैसेज यहाँ पर बोलना चाह रहा है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर रॉन्ग हो जाता है। क्या बोल रहा है? ही इज नॉट एबल टू सी द रिलेवेंस ऑफ द पास्ट। बट पैसेज में यहाँ पर क्लियरली ऑथर ने बोला है कि आई एम प्राउड ऑफ दैट ग्रेट इनहेरिटेंस। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर रॉन्ग होता है। ऑप्शन बी, देयर इज नॉट मच टू बी प्राउड ऑफ, है ना। तो ये भी यहाँ पर रॉन्ग है क्योंकि पैसेज में प्राइड एक्सप्लिसिटली यहाँ पर मेंशन है। ठीक है, ऑप्शन सी, ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो ये भी रॉन्ग है क्योंकि हमने यहाँ पर देखा ऑथर खुद को हिस्ट्री की अनब्रोकन चेन का हिस्सा मानता है। ठीक है, उससे लिंक करता है अपने आप को। और ऑप्शन डी, दे ऑब्स्ट्रक्ट हर फिजिकल एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ, है ना। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन डी क्यों करेक्ट है? क्योंकि पैसेज में यहाँ पर बोला है प्रिवेंट द फ्री डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी एंड द स्पिरिट। इसका मतलब क्या है कि ऑथर उन ट्रेडिशंस को हटाना चाहता है जो फिजिकल ग्रोथ मतलब बॉडी, स्पिरिचुअल ग्रोथ यानी स्पिरिट दोनों को रोक रही है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन डी आपका ये
करेक्ट है। दे ऑब्स्ट्रक्ट हर फिजिकल एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ। अब देख लेते हैं हम अपना नेक्स्ट पैसेज। नेक्स्ट पैसेज कहाँ है आपका? पैसेज ये है क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, काफी बड़ा पैसेज है। 17, 18, 19 एंड 20 4 क्वेश्चन है एक पैसेज में। ठीक है, तो यहां पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले क्वेश्चंस पढ़ते हैं। जो एक्सट्रीम स्टेटमेंट होगी उनको हम कट कर देंगे, और जो जेनरिक होगी उनको हम सही लेके चलेंगे, है ना, और जो इलॉजिकल है उसको भी हम कट करते चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, अकॉर्डिंग टू द पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर पैरामाउंट इंपॉर्टेंस अंडर द राइट टू एजुकेशन। ठीक है, ऑप्शन 1 सेंडिंग ऑफ चिल्ड्रन टू स्कूल बाय ऑल पेरेंट्स, ऑप्शन 2 प्रोविजन ऑफ एडुकेट फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इन स्कूल, ऑप्शन 3 करिकुलम रिफॉर्म फॉर डेवलपिंग चाइल्ड फ्रेंडली लर्निंग सिस्टम। तो यहाँ पर जेनरिक ही लग रही है, बाद में देखेंगे उसको। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, यहाँ पर हमको बताना है अजम्पशन। ठीक है, ऑप्शन 1 द राइट टू एजुकेशन गारंटीज टीचर अकाउंटेबिलिटी फॉर द लर्निंग प्रोसेस ऑफ चिल्ड्रन, ऑप्शन 2 द राइट टू एजुकेशन गारंटी 100% एनरोलमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन द स्कूल। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था सीसेट ट्रिक्स में, अजम्पशन में जब भी आप डेटा देखें तो वो रॉन्ग होता है। ठीक है, यहाँ पर आप देखते हैं डेटा इन अजम्पशन ऑलवेज रॉन्ग। आपको जहां भी डेटा मिले, आप अजम्पशन कैसे कर सकते हैं? कोई भी डेटा जो आप देख रहे हैं 100% कैसे अजम्पशन कर सकते हैं? ठीक है, तो अजम्पशन में डेटा हमेशा रॉन्ग होता है, ये याद रखना। ऑप्शन 2 यदि रॉन्ग होता है तो ये गया, ये गया। ठीक है, ऑप्शन 3 देखिए, द राइट टू एजुकेशन इंटेंड्स टू टेक फुल एडवांटेज ऑफ डेमोग्राफिक डिविडेंड, है ना, तो आपने राइट टू एजुकेशन पढ़ा है ना, तो उसका इंटेंट ये तो नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन 3 आपका ये रॉन्ग होगा, ऑप्शन 1 आपका करेक्ट आंसर आएगा। और बाकी हम जब पैसेज पढ़ेंगे तब हम और देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, अकॉर्डिंग टू द पैसेज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज क्रिटिकल इन ब्रिंगिंग क्वालिटी इन एजुकेशन। तो ऑप्शन है देखिए, इंश्योरिंग रेगुलर अटेंडेंस ऑफ चिल्ड्रन एज वेल एज टीचर इन स्कूल, ऑप्शन भी देखिए, गिविंग पिक्यूनरी बेनिफिट टू टीचर टू मोटिवेट देम, ऑप्शन सी अंडरस्टैंडिंग द सोशियो कल्चर बैकग्राउंड ऑफ चिल्ड्रन, एंड ऑप्शन डी इनकलकेटिंग लर्निंग थ्रू एक्टिविटी एंड डिस्कवरी। तो यहाँ पर आप ऑप्शन ए, बी एंड सी देखेंगे, है ना, तो ये आपको समझ में आएगा कि भाई तीनों गलत बात कर रहे हैं, है ना। यहाँ पर क्या पूछा है कि क्रिटिकल इन ब्रिंगिंग क्वालिटी इन एजुकेशन, तो यदि आप जो टीचर्स हैं, है ना, उनको मोटिवेट करने के लिए आप उनके जो पिक्यूनरी बेनिफिट्स हैं, है ना, जो उनके आर्थिक लाभ हैं, यदि वो आप प्रोवाइड करेंगे तो उससे एजुकेशन की क्वालिटी कैसे इंक्रीज होगी? नहीं होगी, है ना। तो ऑप्शन बी आप करो। ऑप्शन सी क्या बोल रहा है कि भाई जो बच्चे हैं, जो चिल्ड्रन, उनका सोशियो कल्चर आप बैकग्राउंड समझिए, उससे क्या होगा? कुछ नहीं होने वाला उससे। ठीक है, ऑप्शन ए क्या बात कर रहा है कि जो अटेंडेंस है ना, जो टीचर की अटेंडेंस और चिल्ड्रन की अटेंडेंस से क्या होगा? जब तक आप इनकलकेट नहीं करोगे लर्निंग थ्रू एक्टिविटी एंड डिस्कवरी, इससे क्वालिटी एजुकेशन होगा। ऑप्शन डी यहां पर आपका करेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, इसेंशियल मैसेज हमको बताना है ना, द राइट टू एजुकेशन नाउ इज अ फंडामेंटल राइट, ऑप्शन बी द राइट टू एजुकेशन इनेबल्स द चिल्ड्रन ऑफ पुअर एंड वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी टू अटेंड स्कूल, ऑप्शन सी द राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन शुड इंक्लूड क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल, एंड ऑप्शन डी द गवर्नमेंट एज वेल एज पेरेंट्स शुड इंश्योर दैट ऑल चिल्ड्रन अटेंड स्कूल, है ना। तो यहाँ से मैसेज हम नहीं बता सकते जब तक हम पैसेज ना पढ़ें। पैसेज क्या बोल रहा है पूरा, तब तो समझ में आएगा मैसेज क्या देना चाह रहा है वो, है ना। अजम्पशन हमने कर लिया और यहाँ पर हमने ये बता दिया। ठीक है, तो अब पैसेज पढ़ लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 एंड 20 हम सॉल्व करेंगे। ये जो पैसेज है काफी बड़ा है ना, ये आप देखेंगे, ये इसके बाद ये, तो ये पैसेज काफी बड़ा है, तो इसको लाइन टू लाइन यदि हम पढ़ेंगे तो काफी लंबा टाइम चले जाएगा। तो मैं आपको इस पैसेज का क्रक्स बता देता हूँ कि पैसेज बोलना क्या चाह रहा है ना। तो पैसेज ये बोल रहा है कि सिर्फ स्कूल बनाना या चिल्ड्रन का एनरोलमेंट इंश्योर करना ही राइट टू एजुकेशन नहीं है ना। यूनिवर्सल एक्सेस के लिए एजुकेशन क्वालिटी बेस्ड, चाइल्ड फ्रेंडली और इंक्लूसिव होनी चाहिए। ठीक है, बहुत से बच्चे जो हैं, स्पेशली हम बात करें पुअर, डिसएडवांटेज ग्रुप और गर्ल्स, है ना, जो सोशल, इकोनॉमिक, कल्चरल और पेडागोगिक बैरियर्स की वजह से स्कूल रेगुलर अटेंड नहीं कर पाते हैं या ड्रॉप आउट कर जाते हैं, इसलिए फोकस सबसे वल्नरेबल सेक्शन पर होना चाहिए। और पैसेज ये भी एम्फेसाइज करता है कि क्वालिटी एजुकेशन राइट टू एजुकेशन का कोर एलिमेंट है। अगर एजुकेशन प्रोसेस में क्वालिटी नहीं है तो बच्चों का राइट इफेक्टिवली वायलेट होता है। और जो करिकुलम है ना, उसको एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग एक्सप्लोरेशन और डिस्कवरी पर शिफ्ट करना होगा। ठीक है, एक्सप्लोरेशन और डिस्कवरी पर शिफ्ट करना होगा, ना कि सिर्फ टेक्स्ट बुक और एग्जाम पर।
तो ये बात की गई है। साथ ही टीचर अकाउंटेबिलिटी, स्ट्रेस फ्री लर्निंग एनवायरनमेंट और असेसमेंट रिफॉर्म जरूरी है, ताकि बच्चों का चाइल्डहुड कॉम्प्रोमाइज ना हो और एजुकेशन उन्हें एम्पावरिंग और रिलेवेंट बनाए रखें। ठीक है, आपको बताया, इसका क्रक्स जो बताया, इससे आपको क्या समझ में आ रहा है, ये मैसेज क्या देना चाह रहा है कि राइट टू एजुकेशन का मतलब सिर्फ एक्सेस नहीं, बल्कि क्वालिटी, इंक्लूसिव और चाइल्ड सेंट्रिक एजुकेशन फॉर ऑल है। ओके, तो इस तरीके से हम देखें तो हमारा यहाँ पर आप देखिए क्या होगा, मैसेज होगा ऑप्शन सी, द राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन शुड इंक्लूड क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल। ठीक है, और यहाँ भी इनकलकेटिंग लर्निंग थ्रू एक्टिविटी एंड डिस्कवरी, ये भी बात हो रही है ना। और यहाँ पर देखिए द राइट टू एजुकेशन गारंटी टीचर अकाउंटेबिलिटी फॉर द लर्निंग प्रोसेस ऑफ चिल्ड्रन, ये भी मैंने आपको बताया है ना, तो ये भी करेक्ट है। ऑप्शन नंबर 17 की बात करें, पैरामाउंट इंपॉर्टेंस अंडर द राइट टू एजुकेशन, है ना, तो ऑप्शन 1 सेंडिंग ऑफ चिल्ड्रन टू स्कूल बाय ऑल पेरेंट्स, तो इसकी बात नहीं की गई है, तो ऑप्शन 1 आपका रॉन्ग होता है, ये गया है ना। प्रोविजन ऑफ एडुकेट फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इन स्कूल, ऐसी भी बात नहीं की गई है। ऑप्शन 3 करिकुलम रिफॉर्म फॉर डेवलपिंग चाइल्ड फ्रेंडली लर्निंग सिस्टम, तो इसकी तो बात हुई है, तो ऑप्शन सी 3 ओनली आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब देखते हैं हम अपना नेक्स्ट पैसेज नंबर क्वेश्चन नंबर 27। ठीक है, 27, 28, 29 और 29। ठीक है, 3 क्वेश्चन है इस पैसेज में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, अकॉर्डिंग टू द पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिक्लाइन इन फॉरेस्ट कवर, यदि फॉरेस्ट कवर में डिक्लाइन होता है, ठीक है, तो क्या क्या होगा। ठीक है, तो ऑप्शन 1, 2, 3, 4 आप देखेंगे, तो यदि आप यहाँ पर जीएस का अपना नॉलेज लगाएं, है ना, तो आपको समझ में आएगा कि भाई चारों ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हैं, तो ऑप्शन डी आपका ये करेक्ट आंसर है। बाकी जब पैसेज पढ़ेंगे तब और यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर आप देखिए क्वेश्चन नंबर 28, यहाँ पर आपको बताना है इन्फेरेंस। ठीक है, तो ऑप्शन 1 देखिए, डिफॉरेस्टेशन कैन कॉज चेंज इन द कोर्स ऑफ रिवर्स। ठीक है, तो ये ऑप्शन तो यहाँ पर करेक्ट है कि डिफॉरेस्टेशन से ये हो सकता है कैन कॉज। ठीक है, तो ऑप्शन 1 करेक्ट है। ऑप्शन 2 सैलिनाइजेशन ऑफ लैंड टेक प्लेस ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटी ओनली, तो ये जो स्टेटमेंट है इसने स्पेसिफिक कर दिया है कि सिर्फ ह्यूमन एक्टिविटी के कारण ही सैलिनाइजेशन हो रहा है लैंड का, तो ऑप्शन 2 ये रॉन्ग है। तो ऑप्शन 2 रॉन्ग है, मतलब ये गया है ना। ऑप्शन 1 करेक्ट है, तो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर ये आ जाएगा, क्योंकि ऑप्शन डी बोल रहा है नॉन ऑफ द अबव इज करेक्ट इन्फेरेंस, तो ऑप्शन डी भी रॉन्ग है। ठीक है, और ऑप्शन 3 देख लेते हैं, इंटेंस मोनोकल्चर प्रैक्टिस इन प्लेन्स इज अ मेजर रीजन फॉर डेजर्टिफिकेशन इन ट्रॉपिकल एशिया, अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका। ठीक है, तो इसकी बात हम देखेंगे जब हम पैसेज पढ़ेंगे कि पैसेज में क्या बोला है। ठीक है, अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 29, विद रेफरेंस टू डेजर्टिफिकेशन एज डिस्क्राइब इन द पैसेज द फॉलोइंग assumption बताना हमको हैव बीन मेड। ऑप्शन 1 डेजर्टिफिकेशन इज अ फिनोमिनन इन ट्रॉपिकल एरिया ओनली। ऑप्शन 2 डिफॉरेस्टेशन इनवेरिएबली लीड्स टू फ्लड एंड डेजर्टिफिकेशन, तो यहाँ पर आप देखिए ओनली वर्ड यूज किया हुआ है जो कि एक्सट्रीम वर्ड है, इनवेरिएबली ये भी आपका एक्सट्रीम वर्ड है ना, तो यहाँ पर आपका आंसर जो होना चाहिए ऑप्शन डी, नाइदर 1 नॉर 2। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए जो जो वर्ड होते हैं, इनवेरिएबली ये बताया मैंने, इनवेरिएबली, एसेंशियल, इनएविटेबल, तो ऐसे वर्ड यदि यूज हो रहे हैं तो ये स्टेटमेंट आपकी रॉन्ग होती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 29। अब हम पैसेज पढ़ लेते हैं। ठीक है, पैसेज ये काफी बड़ा है ये भी, तो इसका भी मैं आपको क्रक्स बता देता हूँ कि पैसेज बोलना क्या चाह रहा है। तो यहाँ पर हम बात करें पैसेज क्या बोल रहा है, desertification is a term used to explain a process of decline in the biological productivity of an ecosystem leading to total loss of productivity, है ना। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, डेजर्टिफिकेशन एक प्रोसेस है जिसमें इकोसिस्टम की बायोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी ग्रेजुअली डिक्लाइन हो जाती है और आखिर में लैंड प्रोडक्टिविटी यहाँ पर नहीं रह जाती है। ठीक है, और यहाँ पर क्या बोला है, while this phenomenon is often linked to the arid, sub-arid and sub-humid ecosystem, even in the humid tropics, the impact could be most dramatic। तो यहाँ पर ये बोल रहा है ये सिर्फ एरिड या सेमी एरिड रीजन तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि ह्यूमिड ट्रॉपिकल एरिया में भी इसका इम्पैक्ट काफी सीवियर हो सकता है। ओके, उसके बाद देखिए, इम्पोवरिशमेंट ऑफ ह्यूमन इम्पैक्टेड टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में एग्जिबिट इटसेल्फ इन अ वैरायटी ऑफ वेज। ठीक है, ह्यूमन एक्टिविटी जैसे डिफोरेस्टेशन, पुअर लैंड मैनेजमेंट और मोनोकल्चर फार्मिंग जैसे कि राइस, व्हीट, है ना, ये इकोसिस्टम को डिग्रेड करती हैं। इसके कारण सॉइल इरोजन, सैलिनेशन, लॉस ऑफ ट्री कवर एंड साइट क्वालिटी डिक्लाइन होता है। डिफोरेस्टेशन से हाइड्रोलॉजिकल सिस्टम यहाँ पर डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है, जो माउंटेन की सॉइल है उसका मॉइस्चर रिटेंशन यहाँ पर कम हो जाता है। ठीक है, और बात करें जो स्प्रिंग्स हैं,
ठीक है। स्प्रिंग्स और स्मॉलर रिवर्स जो है वो ड्राई अप हो जाती हैं और रिवर्स में सिल्ट्रेशन और कोर्स चेंज यहाँ पर होता है, जिससे फ्लड और एग्रीकल्चर लॉसेस भी होते हैं। तो अल्टीमेटली हम बात करें जो डिजर्टिफिकेशन के रिजल्ट्स हैं, है ना, जो कॉन्सिक्वेंस हैं वो क्या है? सॉइल डिग्रेडेशन, ठीक है, सॉइल डिग्रेडेशन। बात करें अल्टरेशन ऑफ अवेलेबल वाटर एंड इट्स क्वालिटी, जो अवेलेबल वाटर है उसकी क्वालिटी उसमें गिरावट, ठीक है। फिर बात करें फूड फॉडर एंड फ्यूल, फूड यील्ड इसेंशियल फॉर द इकोनॉमिक वेलबींग ऑफ रूरल कम्युनिटीज, ठीक है। तो जो फूड फॉडर और फ्यूल वुड की जो प्रोडक्टिविटी है उसका डिक्लाइन, जो रूरल कम्युनिटीज की इकोनॉमिक वेलबींग को डायरेक्टली अफेक्ट करता है, ठीक है। तो कॉन्सिक्वेंस में हम देखें लॉस ऑफ टॉप सॉइल, ठीक है, लॉस ऑफ स्मॉलर रिवर, ये भी सही है, ये भी सही है। एडवर्स इफेक्ट ऑन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो की बात कर रहा है, फूड फॉडर एंड फ्यूल वुड एंड डिक्लाइनिंग ऑफ ग्राउंड वाटर, तो ये भी करेक्ट है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। इसका भी डिफोरेस्टेशन कैन कॉज चेंज इन द कोर्स ऑफ रिवर, तो ये करेक्ट इन्फेरेंस है। तो यहाँ पर हम बात करें ऑप्शन 3, ठीक है। तो इंटेंस मोनोकल्चर प्रैक्टिस इन प्लेन्स इज अ मेजर रीजन फॉर डेजर्टिफिकेशन इन ट्रॉपिकल एशिया, अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका। लेकिन आप जो पैसेज पढ़ेंगे तो उसमें जो मोनोकल्चर प्लेन्स की बात हो रही है ना, वो इंडियन प्लेन्स के कंटेक्स्ट में दिया गया है वो, ठीक है। ट्रॉपिकल एशिया, अफ्रीका, साउथ अमेरिका के लिए यहाँ पर ऐसा डायरेक्ट कैजुअल लिंक नहीं दिया गया, समझ रहे हो? तो इसलिए ये यहाँ पर रॉन्ग है, ओके। एंड क्वेश्चन नंबर 29 की बात करें, यहाँ पर ऑप्शन 1 देखिए, डेजर्टिफिकेशन इज अ फिनोमिनन इन द ट्रॉपिकल एरिया ओनली। तो ये ओनली के कारण ये रॉन्ग है, क्योंकि आप जब पैसेज पढ़ेंगे तो यहाँ पर क्या बोला है? एरिड, सेमी एरिड, सब ह्यूमिड इकोसिस्टम, है ना। तो एरिड, सेमी एरिड, सब ह्यूमिड रीजन्स में भी ये होता है, और इवन ह्यूमिड ट्रॉपिक्स, ठीक है, ह्यूमिड ट्रॉपिक्स में भी सीवियर इंपैक्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, ओके। इसलिए सिर्फ ट्रॉपिकल एरियाज तक लिमिटेड मानना ये गलत अजम्पशन है। और बात करें ऑप्शन 2, अजम्पशन में इनवेरिएबली लीड्स टू फ्लड एंड डेजर्टिफिकेशन, तो डिफोरेस्टेशन से हाइड्रोलॉजिकल चेंजेस, इरोजन, सिल्ट्रेशन, प्रोडक्टिविटी लॉस होता है, लेकिन कहीं भी इनवेरिएबली, है ना, कि हर केस में फ्लड्स और डेजर्टिफिकेशन का क्लेम नहीं किया गया, तो इसलिए ये रॉन्ग हो जाता है। तो ऑप्शन डी आपका ये करेक्ट आंसर है, ठीक है। अब देखते हैं हम अपना नेक्स्ट पैसेज, मतलब क्वेश्चन नंबर 30। फिर उसके बाद इसमें दो क्वेश्चन है, पैसेज नंबर 2 में 2 क्वेश्चन है, फिर आएगा पैसेज नंबर 3 जिसमें 1 क्वेश्चन है। तो ये हम करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 30 देखिए। तो क्वेश्चन क्या है? विद रेफरेंस टू द अबव पैसेज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वुड असिस्ट अस इन कॉपिंग विद द क्लाइमेट चेंज, ठीक है। तो देखो ये जो क्वेश्चन है इसमें आप अपना जीएस का नॉलेज भी लगा सकते हैं, है ना। ये इस तरीके का क्वेश्चन है, बिना पैसेज पढ़े भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ऑप्शन 1 देखिए, कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल वाटर सोर्सेज, है ना। तो कॉपिंग विद द क्लाइमेट चेंज की हम बात कर रहे हैं, है ना। तो ऑप्शन 1 तो आपका ये करेक्ट है, ठीक है। आपका बेसिक नॉलेज जो है उसके अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो ये सही है। ऑप्शन 2, कंजर्वेशन ऑफ वाइडर जीन पूल, ठीक है, तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट ही लग रही है। ऑप्शन 3, एग्जिस्टिंग क्रॉप मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, एग्जिस्टिंग क्रॉप मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, तो जो पहले की जो क्रॉप मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस हैं, है ना, और जो अभी की है, क्लाइमेट चेंज के लिए रेजिलेंट नहीं है, ओके। तो ऑप्शन 3 आपका ये रॉन्ग है, ठीक है। हमें क्या करना है, हमें नई प्रैक्टिसेस जो है अडॉप्ट करनी पड़ेगी। तो ऑप्शन 3 जो है ये रॉन्ग है। यदि ऑप्शन 3 रॉन्ग होता है तो ये गया, ये गया, ये भी गया। ऑप्शन बी 1, 2 एंड 4 आपका करेक्ट आंसर आ गया। अब ये जो क्वेश्चन है ना, इसको आप जब पैसेज पढ़ लेंगे उसके बाद भी आप एक बार इसको क्रॉस चेक करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, इसके बाद अजम्पशन की बात कर रहा है। तो ऑप्शन 1 देखिए, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ लाइवलीहुड एक्ट्स एज अ कॉपिंग स्ट्रेटेजी फॉर क्लाइमेट चेंज, ओके। ऑप्शन 2 देखिए, एडॉप्शन ऑफ मोनोक्रॉपिंग प्रैक्टिसेस लीड्स टू द एक्सटिंक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज एंड देयर वाइल्ड रिलेटिव्स। तो दोनों स्टेटमेंट आप देखेंगे तो ये सही बात कर रहे हैं, है ना। बट ये क्या है, अजम्पशन, और अजम्पशन बिना पैसेज पढ़े आप उसको करेक्ट नहीं मान सकते हैं, स्टेटमेंट करेक्ट नहीं मान सकते हैं, है ना। आप देखेंगे जो मैंने आपको बताया, यदि अजम्पशन में डेटा है तो डेटा को कभी अज्यूम नहीं कर सकते, तो वो स्टेटमेंट रॉन्ग होती है। कुछ यहाँ पर आप देखेंगे एक्सट्रीम वर्ड यूज हो रहे हैं, जो वर्ड्स मैंने आपको बताया यदि वो यूज हो रहे हैं, है ना, तो वो स्टेटमेंट भी आप रॉन्ग कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन इस दोनों स्टेटमेंट में ऐसा कुछ यूज नहीं हो रहा है, तो आपको यहाँ पर पैसेज पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो अब पैसेज पढ़ते हैं। तो पैसेज क्या है वो हम देख लेते हैं। A diversity of natural asset will be needed to cope with climate change and ensure productive agriculture, forestry and fisheries. तो जो क्लाइमेट चेंज है उसको कॉप करने के लिए, है ना, उसका सामना करने के लिए, और जो एग्रीकल्चर है, फॉरेस्ट्री एंड फिशरीज जो सेक्टर है ना, इनकी प्रोडक्टिविटी को इंश्योर करने के लिए हमको नेचुरल एसेट जो है उनकी डाइवर्सिटी की यहाँ पर जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल
crop varieties are needed that perform well under drought, heat and enhance CO2. तो हमको ऐसी क्रॉप वैरायटीज की यहाँ पर जरूरत है जो परफॉर्म करें अच्छा अंडर ड्रॉट, हीट एंड इनहेंस CO2. बट द प्राइवेट सेक्टर एंड farmer led process of choosing crop favors homogeneity adopted to past or current conditions. बट यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि प्राइवेट सेक्टर और फार्मर्स ज़्यादातर पास्ट या प्रेजेंट कंडीशन के हिसाब से होमोजेनियस क्रॉप यहाँ पर चूज करते हैं. ओके, एंड नोट वेराइटीज कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग कंसिस्टेंटली हाई यील्ड इन वार्मर, वेटर और ड्रायर कंडीशंस. है ना. तो जो फार्मर्स हैं और जो प्राइवेट सेक्टर हैं जो होमोजेनियस क्रॉप यहाँ पर चूज कर रहे हैं तो वो फ्यूचर क्लाइमेट के लिए सुटेबल नहीं हो सकते. इसलिए हमको क्या करना है, एक्सेलरेटेड ब्रीडिंग programs are needed to conserve a wider pool of genetic resources of existing crops, breeds and their wild relatives. तो हमको एक्सेलरेटेड ब्रीडिंग प्रोग्राम्स और वाइडर जेनेटिक डाइवर्सिटी जो जीन पूल है उनको कंजर्व करना बहुत जरूरी है, इंक्लूडिंग क्रॉप्स, ब्रीड्स और उनके वाइल्ड रिलेटिव्स. उसके बाद क्या लिखा है, रिलेटिवली इंटैक्ट इकोसिस्टम सच एज फॉरेस्टेड कैचमेंट्स, मैंग्रोव्स, वेटलैंड्स कैन बफर द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज. तो पैसेज यहाँ पर यह भी बताता है कि जो इंटैक्ट इकोसिस्टम जैसे फॉरेस्ट, मैंग्रोव और जो वेटलैंड हैं वो क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट को बफर कर सकते हैं. ओके, उसके बाद क्या लिखा है, अंडर चेंजिंग क्लाइमेट दिस इकोसिस्टम आर देमसेल्फ एट रिस्क, मैनेजमेंट अप्रोचेस विल नीड टू बी मोर प्रोएक्टिव एंड एडप्टिव. लेकिन क्लाइमेट चेंज के अंदर ये इकोसिस्टम खुद भी रिस्क में है, इसलिए प्रोएक्टिव और एडप्टिव मैनेजमेंट की यहाँ पर जरूरत है. आगे देखते हैं, कनेक्शन बिटवीन नेचुरल एरिया सच एज माइग्रेशन कॉरिडोर may be needed to facilitate species movement to keep up with the change in climate. ओके, तो साथ ही हमको क्या करना है, माइग्रेशन कॉरिडोर जैसे नेचुरल एरिया कनेक्शन डेवलप करना इंपॉर्टेंट है ताकि स्पीसीज क्लाइमेट चेंज के साथ अपनी लोकेशन शिफ्ट कर सकें. ओके, ये जो पैसेज है इसका कोर आइडिया क्या है, कोर आइडिया ये है कि क्लाइमेट चेंज का इफेक्टिव रिस्पॉन्स तभी पॉसिबल है जब हम बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, जेनेटिक डाइवर्सिटी, रेजिलिएंट इकोसिस्टम और एडप्टिव मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी को साथ लेकर चलें. ओके, तो ये जो पैसेज है उसका कोर आइडिया है ना. अब देखो ऑप्शन 4 की बात करें तो ये यहाँ पर दिया गया है कि आपको माइग्रेशन कॉरिडोर बनाना है ना, तो ये तो करेक्ट है. ऑप्शन 2 की बात करें, कंजर्वेशन ऑफ वाइडर जीन पूल, इसकी बात की गई है. ऑप्शन 1 कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल वाटर सोर्सेस है ना, तो इसकी भी बात की गई है. फॉरेस्टेड कैचमेंट्स, वेटलैंड्स, मैंग्रोव है ना, ये क्या है, वाटर कंजर्वेशन का इनडायरेक्ट रोल यहाँ पर क्लियरली मेंशन है, तो ऑप्शन 1 भी करेक्ट है. ऑप्शन 3 की बात करें तो एग्जिस्टिंग क्रॉप मैनेजमेंट प्रैक्टिस है ना क्यों होंगे है ना, उसका भी मैंने आपको बता दिया था. एग्जिस्टिंग क्रॉप मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस जो है ना, ये क्लाइमेट चेंज के लिए रेजिलेंट नहीं है. और पैसेज पढ़ने के बाद मैंने आपको क्या बताया था, इसको क्रॉस चेक करना है. 3 स्टेटमेंट तो हमने कर ली है ना. थर्ड स्टेटमेंट की बात करें तो पैसेज यहाँ पर क्लियरली क्रिटिसाइज करता है एग्जिस्टिंग प्रैक्टिसेस. ओके, क्योंकि ये जो प्रैक्टिस है ये पास्ट और करंट कंडीशन के हिसाब से फ्यूचर क्लाइमेट के लिए नहीं है. ओके, तो ऑप्शन 3 आपका ये रॉन्ग होता है. हमारा करेक्ट आंसर रह जाता है 1, 2 एंड 4. बात करें क्वेश्चन नंबर 31 की, तो यहाँ पर आप देखेंगे ऑप्शन 1 डाइवर्सिफिकेशन ऑफ लाइवलीहुड एक्ट एज अ कॉपिंग स्ट्रेटेजी फॉर क्लाइमेट चेंज. ठीक है, तो देखो यहाँ पर डाइवर्सिफिकेशन ऑफ लाइवलीहुड की एकदम डायरेक्ट तो बात नहीं की गई है, लेकिन पैसेज में एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशरीज है ना, इनकी बात की गई है. तो ये क्या है, मल्टीपल लाइवलीहुड के बेस हैं. ओके, और एक सेक्टर यदि फेल हो जाए है ना, जैसे कि क्रॉप लॉस यहाँ पर हो जा रहा है ड्रॉट के कारण, तो दूसरा सपोर्ट करे है ना. तो यही आइडिया, डाइवर्सिफिकेशन इज इक्वल टू कॉपिंग कैपेसिटी. यहाँ पर ऑथर एक्सप्लिसिटली लाइवलीहुड डाइवर्सिफिकेशन शब्द यहाँ पर यूज नहीं कर रहा है, लेकिन पूरा आप देखेंगे लॉजिक इसी अजम्पशन पर खड़ा है. जो सिंगल डिपेंडेंट सिस्टम है वो रिस्की होता है ना, डाइवर्सिफाइड सिस्टम रेजिलेंट होता है. इसलिए अजम्पशन 1 जो है आपका ये क्या है, इंप्लाइड है ना. तो ऑप्शन 1 आपका ये करेक्ट है. ऑप्शन 2 की बात करें तो adoption of monocropping practice leads to the extinction of plant varieties and their wild relatives. तो पैसेज में आपने देखा था यहाँ पर जो बोल रहा था, प्राइवेट सेक्टर और फार्मर लेड प्रोसेस ऑफ चूजिंग क्रॉप फेवर्स होमोजेनिटी एडॉप्टेड टू पास्ट और करंट कंडीशन. ओके, एंड नोट वेराइटीज कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग कंसिस्टेंटली हाई यील्ड इन वार्मर, वेटर और ड्रायर कंडीशन. फिर उसके बाद क्या बोला है, एक्सेलरेटेड ब्रीडिंग प्रोग्राम्स आर नीडेड टू कंजर्व अ वाइडर पूल ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज ऑफ एग्जिस्टिंग क्रॉप, ब्रीड्स एंड देयर वाइल्ड रिलेटिव्स. तो जो होमोजेनिटी है, मोनोक्रॉपिंग है ना, ये क्या नैरो जीन पूल है. और वहीं पर पैसेज में बात की गई है कि हमको वाइडर जीन पूल कंजर्व करने की यहाँ पर जरूरत है, मतलब मोनोक्रॉपिंग बायोडाइवर्सिटी लॉस का रिस्क है. तो ऑप्शन 2 भी आपके यहाँ पर करेक्ट हो जाता है. हमारा करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन सी, बोथ 1 एंड 2. ठीक है, अब यहाँ पर हम नेक्स्ट पैसेज देखते हैं. यहाँ हमको बताना है इन्फेरेंस. तो यहाँ पे भी हम ऑप्शन देख लेते हैं.
ऑप्शन ए देखिए, द अर्थ कैन मीट ओनली द बेसिक नीड्स ऑफ ह्यूमन फॉर फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर। तो ये जो स्टेटमेंट है ना, ओनली करके स्पेसिफिक कर दिया है कि भाई जो अर्थ है ना, वो सिर्फ जो हमारी ह्यूमन की जो बेसिक नीड है सिर्फ उनकी ही यहाँ पर पूर्ति करता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है ये इसलिए रॉन्ग हो जाता है। ऑप्शन टू की बात करें, द ओनली वे टू मीट इन्वायरमेंटल चैलेंज इज टू लिमिट ह्यूमन पॉपुलेशन। तो देखो फिर से ये स्टेटमेंट आ गई कि ह्यूमन पॉपुलेशन को आप लिमिट कर दो, है ना, तो आपके सारे चैलेंजेस दूर हो जाएंगे। तो ये बताया, ऐसी स्टेटमेंट आपकी हमेशा रॉन्ग होगी। तो ऑप्शन बी भी आपका गया। ऑप्शन सी की बात करें, रिड्यूसिंग अवर कंजम्पशन इज वेरी मच इन अवर ओन इंटरेस्ट। होल्ड करते हैं इसको। ऑप्शन डी देखिए, नॉलेज ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम कैन ओनली हेल्प अस सेव दिस प्लेनेट। तो ये स्टेटमेंट भी आप देखेंगे काफी स्पेसिफिक कर दी है ना, नैरो स्टेटमेंट है और एक्सट्रीम बात कर रहा है कि सिर्फ नॉलेज ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम यही हेल्प कर सकता है हमें प्लेनेट को सेव करने के लिए। तो ऑप्शन डी भी आपका रॉन्ग होता है। सीधे आपका आंसर आ गया ऑप्शन सी, बिना पैसेज पढ़े। बिना पैसेज पढ़े आपका आंसर आ गया कि रिड्यूसिंग अवर कंज्यूमरिज्म इज वेरी मच इन अवर ओन इंटरेस्ट। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर है। अब आप पैसेज भी पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ऑप्शन सी ही हमारा करेक्ट है। टुडे द टॉप इन्वायरमेंटल चैलेंज इज अ combination of people and their aspiration. If the aspirations are more like the frugal ones we had after the Second World War, a lot more is possible than if we view the planet as a giant shopping mall. We need to get beyond the fascination with glitter and understand that the planet work as a biological system. तो यहाँ पर ऑथर क्या बोलना चाह रहा है कि सबसे बड़ा एनवायरमेंटल चैलेंज सिर्फ पॉपुलेशन नहीं है, बल्कि लोग और उनकी एस्पिरेशंस हैं। अगर हम फ्रूगल यानी सिंपल लिमिटेड नीड्स वाली यदि लाइफ जिए, है ना, जैसे आप देखेंगे वर्ल्ड वॉर 2 के बाद की जो लाइफ थी, है ना, यदि वैसी लाइफ जिए तो प्लेनेट के लिए ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हैं। है ना, लेकिन अगर हम अर्थ को शॉपिंग मॉल की तरह यहाँ पर ट्रीट करेंगे, है ना, जैसे बात करें कंज्यूमरिज्म की, ठीक है, यदि हम अर्थ को शॉपिंग मॉल की तरह यहाँ पर ट्रीट करेंगे तो प्रॉब्लम यहाँ पर बढ़ेगी। हमको ओवर कंजम्पशन से बाहर आकर समझना होगा कि अर्थ एक बायोलॉजिकल सिस्टम है ना, अनलिमिटेड रिसोर्सेस यहाँ पर नहीं है। तो इस पैसेज का कोर आइडिया क्या है? कंजम्पशन कंट्रोल एंड माइंडसेट चेंज। ठीक है, तो ऑप्शन सी की बात करें तो ये इसी पर फोकस कर रहा है कि रिड्यूसिंग अवर कंज्यूमरिज्म इज वेरी मच इन अवर ओन इंटरेस्ट। क्योंकि आप देखेंगे पैसेज में बात की गई है कि जो है ओवर कंजम्पशन यानी ग्लिटर से बाहर आओ, शॉपिंग मॉल माइंडसेट छोड़ो, है ना, और फ्रूगल एस्पिरेशन को रखो। और यदि हम कंज्यूमरिज्म को कम करेंगे तो प्लेनेट भी सेफ है और हम भी सेफ हैं। ठीक है, तो मोस्ट लॉजिकल यदि हम आंसर की बात करें, है ना, तो हमारा इन्फेरेंस जो है वो ऑप्शन सी ही है। ठीक है, और हम नेक्स्ट देखते हैं। कोर्स लॉन्च किया है, ठीक है, सीसेट क्रेश कोर्स। तो इसमें मैथ्स, रीजनिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन हम तीनों कवर करने वाले हैं। ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन तो मैं यूट्यूब पर भी फ्री में डाल रहा हूँ। ठीक है, लेकिन मैथ्स एंड रीजनिंग यदि आपका वीक है तो आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। फीस जो है काफी मिनिमल है, तो आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। और इस सीसेट कोर्स में आपको 50 आवर्स के लेक्चर मिलेंगे। ठीक है, इसमें आपको 3 क्लासेस पर वीक मिलेंगी, प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि यूपीएससी लेवल के हैं। यहाँ पर पीवाईक्यूज भी कवर किए जाएंगे और आपको यहाँ पर 3 फुल लेंथ टेस्ट भी प्रोवाइड किए जाएंगे। ओके, तो ये जो सीसेट कोर्स है, यदि आपका मैथ्स एंड रीजनिंग वीक है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि सीसेट को हल्के में ना लीजिए, है ना, क्योंकि हम जीएस तो पढ़ते हैं, जीएस की क्लासेस भी लेते हैं, लेकिन सीसेट को हम इतना इग्नोर कर देते हैं, उस पर ध्यान ही नहीं देते हैं। ओके, और ये हमारी नैया ले डूबता है। तो हमको सीसेट को इग्नोर नहीं करना है। और आप देख सकते हैं कि यूट्यूब पर सर ने सीसेट 2025 का मैथ्स का पोर्शन पूरा कवर किया हुआ है ना, ये वीडियो आप जाके देख सकते हैं, यूट्यूब पर अपलोड है। ओके, तो मैथ्स के जितने भी क्वेश्चंस आए थे 2025 के पेपर में, तो सर ने सारे क्वेश्चंस वहां पर कवर किए हुए हैं। ओके, तो आप ये वीडियो भी जाकर देखिए। ओके, और यदि कोर्स यदि आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। पैसेज नंबर 4, है ना, तो पैसेज पढ़ने से पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, द ऑथर ऑफ द पैसेज होल्ड द व्यू दैट ऑप्शन ए लीडरशिप कैन बी टॉट थ्रू द वॉर एक्सपीरियंस ओनली। तो ये क्या कर दिया, स्पेसिफिक कर दिया, तो ऑप्शन ए आपका रॉन्ग हो जाता है। ऑप्शन बी की बात करें, लीडरशिप कैन बी एक्वायर्ड एज वेल एज टॉट। तो देखो ऑप्शन बी थोड़ा सा यहाँ पर लॉजिकल लग रहा है। ऑप्शन सी, द रिजल्ट ऑफ ट्रेनिंग शो दैट मोर पीपल एक्वायर लीडरशिप देन आर एक्सपेक्टेड। तो इसके बारे में अभी हम कह नहीं सकते, है ना। ऑप्शन डी, डिस्पाइट रिगरस इंस्ट्रक्शन वेरी फ्यू लीडर्स आर प्रोड्यूस्ड। तो ऑप्शन बी, सी एंड डी, है ना, इनके लिए इनमें से कौन सा करेक्ट है, इसके लिए हमको पैसेज पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि
क्वेश्चन पढ़ के हम इसका आंसर नहीं निकाल पाएंगे, एक ऑप्शन हमने यहाँ पर एलिमिनेट कर दिया। अब आइए पैसेज देखिए। सम पीपल बिलीव दैट लीडरशिप इज अ क्वालिटी विच यू हैव एट बर्थ और नॉट एट ऑल। तो कुछ लोग मानते हैं कि जो लीडरशिप की क्वालिटी है वो पैदाइशी होती है ना, बाय बर्थ होती है, या फिर बिल्कुल नहीं होती है। और ये जो थ्योरी है ये फॉल्स है। फॉर द आर्ट ऑफ लीडरशिप कैन बी एक्वायर्ड एंड कैन इंडीड बी टॉट। तो ऑथर यहाँ पर बोलते हैं कि ये जो थ्योरी है कि लीडरशिप जो है बाय बर्थ होती है या फिर होती ही नहीं है, ये फॉल्स थ्योरी है ना। जो ऑथर है वो कहते हैं कि लीडरशिप एक आर्ट है जो एक्वायर की जा सकती है और सिखाई जा सकती है। ठीक है। दिस डिस्कवरी इज मेड इन टाइम ऑफ वॉर एंड द रिजल्ट अचीव कैन सरप्राइज इवन द इंस्ट्रक्टर। तो वॉर के टाइम पे ये चीज और क्लियर होती है ना। ट्रेनिंग के रिजल्ट कभी कभी इंस्ट्रक्टर को भी सरप्राइज कर देते हैं। फेस्ड विद द अल्टरनेटिव्स ऑफ गोइंग लेफ्ट और राइट, every soldier soon grasped that a prompt decision either way is better than an endless discussion. A firm choice of direction has an even chance of being right, while to do nothing will be almost certainly wrong. तो वॉर सिचुएशन में सोल्जर सीख जाते हैं कि डिसीजन लेना है ना, चाहे वो लेफ्ट हो या राइट, कुछ ना करने से बेटर होता है। तो ये जो पैसेज है इसका कोर आइडिया क्या है? कोर आइडिया ये है कि लीडरशिप इनबॉर्न नहीं है, ये डेवलप होती है। ठीक है, पैसेज पढ़ के तो ये समझ में आ रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग हम ये देखें तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, लीडरशिप कैन बी एक्वायर्ड एज वेल एज टॉट। ऑप्शन ए क्यों होंगे ये मैंने आपको बता दिया। ऑप्शन सी की बात करें, द रिजल्ट ऑफ ट्रेनिंग शो दैट मोर पीपल एक्वायर लीडरशिप देन आर एक्सपेक्टेड। ये स्टेटमेंट रॉन्ग है क्योंकि पैसेज कहता है कि रिजल्ट कैन सरप्राइज इंस्ट्रक्टर्स, है ना, लेकिन ये नहीं कहता कि कितने ज्यादा लोग लीडरशिप एक्वायर कर लेते हैं, है ना। तो ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी गई है जो कोई काम की नहीं है ना, इसलिए ये रॉन्ग होता है। ऑप्शन डी की बात करें, डिस्पाइट रिग्रेस इंस्ट्रक्शन वेरी फ्यू लीडर्स आर प्रोड्यूस्ड, तो इसकी भी बात नहीं की गई है ना। पैसेज का यहाँ पर अब देखेंगे जो कोर आइडिया है ना, जो यहाँ पर क्रक्स हम देखें तो क्या है, लीडरशिप कैन बी एक्वायर्ड एज वेल एज टॉट। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट पैसेज। पैसेज नंबर आपका आएगा 49। तो इसका भी हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, क्वेश्चन विद रेफरेंस टू द अबव पैसेज द फॉलोइंग अजम्पशन हैव बीन मेड। अजम्पशन बताना हमको। ऑप्शन 1 देखिए, क्लाइमेट चेंज इज नॉट अ चैलेंज फॉर डेवलप कंट्री। तो देखो ये इलॉजिकल बात कर रहा है। क्लाइमेट चेंज जो है वो सबके लिए ही चैलेंज है ना। तो अजम्पशन आप देखेंगे तो ये स्टेटमेंट इलॉजिकल है, तो इसलिए ये रॉन्ग हो जाती है। यदि ऑप्शन 1 रॉन्ग होता है तो ये गया, ये गया। 3 ऑटोमेटिकली करेक्ट हो जाता है। वेज एंड मीन्स ऑफ फाइनेंस मस्ट बी फाउंड टू एनेबल डेवलपिंग कंट्रीज टू एनहांस देयर एडॉप्टिव कैपेसिटी। तो एडप्टिव कैपेसिटी, ओके, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है ना, लॉजिकल लग रही है। हमने जीएस का नॉलेज भी लगाया तो भी सही है। तो ऑप्शन 3 तो करेक्ट है। ऑप्शन 2 की बात करें तो क्लाइमेट चेंज इज अ कॉम्प्लेक्स पॉलिसी इशू एंड ऑल्सो डेवलपमेंट इशू फॉर मेनी कंट्रीज। तो ये भी करेक्ट ही लग रहा है। ठीक है, जिस हिसाब से ये स्टेटमेंट है, क्लाइमेट चेंज जो है कॉम्प्लेक्स पॉलिसी इशू है एंड ऑल्सो डेवलपमेंट इशू फॉर मेनी कंट्रीज। तो ऑप्शन 2 भी यहाँ पर करेक्ट हो सकता है, लेकिन ऑप्शन 3 तो देखो करेक्ट है। ऑप्शन 2 के लिए आपको यहाँ पर पैसेज पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि हमको यहाँ पर एक्यूरेसी चाहिए। ठीक है, छोटा सा पैसेज है, जल्दी कवर हो जाएगा। ऑल एक्शन टू एड्रेस क्लाइमेट चेंज अल्टीमेटली इन्वॉल्व कॉस्ट। फंडिंग इज वाइटल इन ऑर्डर फॉर कंट्रीज लाइक इंडिया टू डिजाइन एंड इम्प्लीमेंट अडेप्टेशन एंड मिटिगेशन प्लान्स एंड प्रोजेक्ट। ठीक है, तो फंड की तो बात हो रही है यहाँ पर, तो थर्ड तो करेक्ट है। द प्रॉब्लम इज मोर सीवियर फॉर डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया विच वुड बी वन ऑफ द हार्डेस्ट हिट बाय क्लाइमेट चेंज given its need to finance development. Most countries do indeed treat climate change as a real threat and are striving to address it in a more comprehensive and integrated manner with the limited resource at their disposal. तो यहाँ पर पैसेज बोलना क्या चाह रहा है कि क्लाइमेट चेंज को एड्रेस करना कॉस्टली है और इसके लिए फंडिंग बहुत जरूरी है। ठीक है, इसकी बात हुई है। और इंडिया जैसी जो डेवलपिंग कंट्रीज है इनके लिए प्रॉब्लम और ज्यादा सीरियस है, क्योंकि उन्हें डेवलपमेंट भी फाइनेंस करनी है और क्लाइमेट चेंज से सबसे ज्यादा हिट भी वही होते हैं। तो इसलिए कंट्रीज क्लाइमेट चेंज को रियल थ्रेट मानती हैं और लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ कॉम्प्रिहेंसिव और इंटीग्रेटेड अप्रोच से टैकल करने की यहाँ पर कोशिश कर रही हैं। ठीक है,
ओके, तो पैसेज क्या बोल रहा है वो मैंने आपको बता दिया। अब इसके अकॉर्डिंग यदि हम आंसर देखें तो देखो ऑप्शन 2, क्लाइमेट चेंज इज अ कॉम्प्लेक्स पॉलिसी इशू एंड आल्सो डेवलपमेंट इशू फॉर मेनी कंट्रीज। तो ये बात करेक्ट है। पैसेज में क्या बोला है कि एडॉप्शन प्लस मिटिगेशन प्लान, है ना, फाइनेंस डेवलपमेंट की बात हुई है, इंटीग्रेटेड अप्रोच की बात हुई है। तो ये सब दिखाता है कि जो क्लाइमेट चेंज है ये सिर्फ एनवायरमेंटल इशू नहीं है, बल्कि पॉलिसी प्लस डेवलपमेंट इशू भी है। ओके, तो ऑप्शन 2 भी करेक्ट है। हमारा करेक्ट आंसर ये आएगा ऑप्शन सी, 2 एंड 3 ओनली। इसके बाद देखिए पैसेज नंबर 50। तो इसका भी हम सबसे पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन पढ़ेंगे, इन्फेरेंस बताना है हमको। ऑप्शन है देखिए, रूरल पीपल आर गिविंग अप द यूज ऑफ पॉल्यूटिंग सॉलिड फ्यूल ड्यू टू देयर इंक्रीजिंग अवेयरनेस ऑफ हेल्थ हैजार्ड। ऑप्शन बी, सब्सिडाइजिंग द यूज ऑफ क्लीन कुकिंग फ्यूल विल सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ इंडियन इंडोर एयर पोल्यूशन। ऑप्शन सी, इंडिया शुड इंक्रीज इट्स इंपोर्ट ऑफ नेचुरल गैस एंड प्रोड्यूस मोर इलेक्ट्रिसिटी। एंड ऑप्शन डी, एक्सेस ऑफ कुकिंग गैस कैन रिड्यूस प्रीमेच्योर डेथ इन द पुअर हाउसहोल्ड। तो देखो ऑप्शन पढ़ के तो हमको यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा कि करेक्ट आंसर क्या है, तो इसके लिए हमको पैसेज पढ़ना पड़ेगा, है ना। पैसेज देखते हैं। कुकिंग विद द बायोमास एंड कोल इन इंडिया इज नाउ रिकॉग्नाइज्ड टू कॉज मेजर हेल्थ प्रॉब्लम विद वुमेन एंड चिल्ड्रन इन पुअर पॉपुलेशन फेसिंग द ग्रेटेस्ट रिस्क। ठीक है, इंडिया में बायोमास और कोल से कुकिंग आप देखेंगे अभी भी बहुत लोग यूज करते हैं, स्पेशली पुअर हाउस आप देखेंगे सबसे ज्यादा ये यूज करते हैं। तो इससे क्या हो रहा है, हाउस होल्ड एयर पोल्यूशन होता है, वुमेन्स और चिल्ड्रन सबसे ज्यादा यहाँ पर अफेक्ट होते हैं। ओके, और आप देखेंगे हर साल 10 लाख यहाँ पर प्री मेच्योर डेथ हो रही है, और ये जो डेथ हो रही है ये हो रही है ड्यू टू पॉल्यूटिंग कुकिंग फ्यूल। ओके, और 1.5 लाख डेथ हो रही है ड्यू टू कंट्रीब्यूशन टू जनरल आउटडोर एयर पोल्यूशन। ओके, तो इतना आपको समझ में आया होगा। Although the fraction of the Indian population using the clean cooking fuel such as LPG, natural gas, electricity, है ना, is slowly rising, ये बढ़ रहा है ना। एलपीजी गैस इलेक्ट्रिसिटी जैसे जो क्लीन फ्यूल है इनको यूज करने वाली जो पॉपुलेशन है वो बढ़ रही है, बट द नंबर ऑफ यूजिंग पॉल्यूटिंग सॉलिड फ्यूल एज देयर प्राइमरी कुकिंग फ्यूल हैज रिमेन्ड स्टैटिक। ये यहाँ पर आपको दिमाग में रखना है कि रिमेन स्टैटिक फॉर नियरली 30 ईयर्स एट अबाउट 70 करोड़। लेकिन जो पॉलिटिक सॉलिड फ्यूल यूज करने वाले जो लोग हैं ना, उनकी संख्या 30 साल से लगभग सेम यहाँ पर बनी हुई है, अप्रोक्स 70 करोड़। तो इसका कोर आइडिया आप देखेंगे तो क्या है, जो सॉलिड फ्यूल है ना, इसके कारण होता है एयर पोल्यूशन, और एयर पोल्यूशन से हो रही है प्रीमेच्योर डेथ, वो क्लीन फ्यूल ट्रांजिशन स्लो है। ठीक है, तो अब देखिए ऑप्शन है, रूरल पीपल आर गिविंग अप द यूज ऑफ पॉल्यूटिंग सॉलिड फ्यूल ड्यू टू देयर इंक्रीजिंग अवेयरनेस ऑफ हेल्थ हैजार्ड। तो ऑप्शन ए ये रॉन्ग है, क्योंकि आप देखेंगे 30 साल से नंबर स्टैटिक है, मतलब लोग अभी भी छोड़ नहीं रहे, है ना। तो ऑप्शन ए ये आपका रॉन्ग होता है। ऑप्शन बी की बात करें, सब्सिडाइजिंग द यूज ऑफ क्लीन कुकिंग फ्यूल विल सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ इंडिया इंडोर एयर पोल्यूशन, तो इसकी बात नहीं की गई सब्सिडी। ठीक है, तो ये भी यहाँ पर रॉन्ग होता है। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी की बात करें तो इंडिया शुड इंक्रीज इट्स इंपोर्ट ऑफ नेचुरल गैस एंड प्रोड्यूस मोर इलेक्ट्रिसिटी, है ना, तो इसकी भी ऐसी कोई बात नहीं की गई है। और आप देखिए ये, और आप देखिए ऑप्शन बी एंड सी ये क्या कर रहे हैं, पॉलिसी सजेशन दे रहे हैं। ऑप्शन बी में बोल रहा है कि सब्सिडाइजिंग द यूज ऑफ क्लीन कुकिंग फ्यूल, जो क्लीन कुकिंग फ्यूल है उसको सब्सिडाइज कर दोगे तो जो प्रॉब्लम है इंडोर एयर पोल्यूशन की वो सॉल्व हो जाएगी। और ऑप्शन सी में बोल रहा है इंडिया शुड इंक्रीज इट्स इंपोर्ट ऑफ नेचुरल गैस एंड प्रोड्यूस मोर इलेक्ट्रिसिटी। तो ये क्या पॉलिसी सजेशन दे रहे हैं, लेकिन हमको यहाँ बताना है इन्फेरेंस। और ये दो ऑप्शन आप देखेंगे तो ये पॉलिसी सजेशन दे रहे हैं, ठीक है, कि ये करना चाहिए। ओके, और इन दोनों की बात नहीं की गई है। ऑप्शन डी की बात करें, एक्सेस टू कुकिंग फ्यूल कैन रिड्यूस प्रीमेच्योर डेथ इन द पुअर हाउसहोल्ड। तो ये जो स्टेटमेंट है पैसे से डायरेक्टली सपोर्टेड है ना। आप देखेंगे प्रीमेच्योर डेथ हो रही है, क्यों हो रही है, पॉल्यूटिंग फ्यूल की वजह से। और यदि हम क्लीन फ्यूल जो एलपीजी गैस इलेक्ट्रिसिटी है ना, ये प्रोवाइड करें, ठीक है, इनका एक्सेस यदि हम दें तो कम पॉल्यूशन होगा। तो ऑप्शन डी ये आपका करेक्ट है। अब देखते हैं हम नेक्स्ट पैसेज हमारा, और इसका क्वेश्चन नंबर है 51। हमको बताना है इम्प्लीकेशन। तो ऑप्शन ए देखिए, हैप्पी वर्ल्ड इज अ ड्रीम ऑफ साइंस। ऑप्शन बी, साइंस ओनली कैन बिल्ड अ हैप्पी वर्ल्ड बट इट इज ऑल्सो द ओनली मेजर थ्रेट। तो देखो ओनली कैन बिल्ड अ हैप्पी वर्ल्ड साइंस, तो ये स्पेसिफिक कर दिया, तो ऑप्शन बी रॉन्ग होता है। हैप्पी वर्ल्ड इज नॉट पॉसिबल विदाउट साइंस। ठीक है, तो ये भी एक्सट्रीम बात कर रहे हैं, ये भी रॉन्ग है। ऑप्शन डी, हैप्पी वर्ल्ड इज नॉट एट ऑल पॉसिबल विद और विदाउट साइंस, तो ये भी एक्सट्रीम बात कर रहे हैं। तो ऑप्शन ए ही आपका बचता है, हैप्पी वर्ल्ड इज अ ड्रीम ऑफ साइंस।
तो क्वेश्चन नंबर 51 हमने बिना पैसेज पढ़े ही सॉल्व कर लिया, क्योंकि तीनों आप देखेंगे इलॉजिकल बात कर रहा है। ऑप्शन बी बोल रहा है कि साइंस ओनली कैन बिल्ड अ हैप्पी वर्ल्ड। ऑप्शन सी बोल रहा है कि अ हैप्पी वर्ल्ड इज नॉट पॉसिबल विदाउट साइंस, है ना। ऑप्शन डी बोल रहा है हैप्पी वर्ल्ड इज नॉट एट ऑल पॉसिबल विद और विदाउट साइंस। तो कुछ भी बात कर रहा है, लॉजिकल बात कर रहा है। ऑप्शन ए ही आपका ये थोड़ा लॉजिकल लग रहा है, हैप्पी वर्ल्ड इज अ ड्रीम ऑफ साइंस। ठीक है, तो इम्प्लीकेशन हमारा ये हो सकता है। अब पैसेज पढ़ लेते हैं। तो पैसेज क्या बोलना चाह रहा है वो मैं आपको बता देता हूँ। साइंस भी डेंजर है ना, जैसे हर बड़ी चीज होती है, लेकिन उन डेंजर से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि साइंस एक बेटर फ्यूचर का विजन देता है। ओके, और साइंस एक पॉसिबल हैप्पी वर्ल्ड का आइडिया भी देता है। ठीक है, और यहाँ पर आप देखेंगे द विजन ऑफ पॉसिबल हैप्पी वर्ल्ड। ठीक है, अ वर्ल्ड विदाउट पॉवर्टी, विदाउट वॉर, विथ लिटिल इलनेस। और फिर यहाँ पर बोला गया साइंस वॉट एवर unpleasant consequence it may have by the way is in its very nature a liberator। और लास्ट में ये बोला गया है कि साइंस अपनी नेचर में लिबरेटर है, चाहे बीच बीच में नेगेटिव कंसिक्वेंस हो सकते हैं। तो इस पैसेज का कोर क्या है? कोर कि साइंस हैज डेंजर बट बियॉन्ड दोस डेंजर्स साइंस ओपन अप विजन ऑफ अ पॉसिबल हैप्पी वर्ल्ड। पॉवर्टी, वॉर, इलनेस के बिना दुनिया का यहाँ पर आइडिया देता है। तो यहाँ ऑथर साइंस को एक विजनरी फोर्स के रूप में देखता है, ठीक है, ना कि एब्सोल्यूट नेसेसिटी के एक्सक्लूसिव कंडीशन के रूप में। ओके, तो इसके अकॉर्डिंग यदि हम देखें तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। अब इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52। इसमें भी पूछा है इम्प्लीकेशन। ऑप्शन ए देखिए, इंडिया कैन हैव टेरिटोरियल क्लेम्स इन द आर्कटिक टेरिटरी एंड फ्री एक्सेस टू इट्स रिसोर्सेज। ऑप्शन बी, मेल्टिंग ऑफ समर आइस इन द आर्कटिक लीड्स टू changes in the geopolitics. Option C, the Arctic region will solve the world future problem of resource crunch. Option D, the Arctic region has more resource than Antarctic। तो चारों ऑप्शन देखकर हम इसका आंसर नहीं निकाल सकते, हमको पैसेज पढ़ना पड़ेगा। तो पैसेज क्या है? द आर्कटिक वास्ट रिजर्व ऑफ फॉसिल फ्यूल, fish and minerals are now accessible for a longer period in a year. But unlike Antarctica, which is protected from exploitation by the Antarctic Treaty framed during the Cold War and is not subject to territorial claim by any country, there is no legal regime protecting the Arctic from industrialization, especially at a time when the world craves for more and more resources. The distinct possibility of ice-free summer has promoted countries with Arctic coastline to scramble for great chunks of the melting ocean। पैसेज यहाँ पर बोल रहा है कि आर्कटिक रीजन में फॉसिल फ्यूल, फिश, मिनरल जैसे बहुत वैल्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेस यहाँ पर मौजूद हैं। क्लाइमेट चेंज की वजह से आप देखेंगे आइस फ्री समर की ड्यूरेशन बढ़ रही है, जिससे ये रिसोर्स ज्यादा टाइम के लिए एक्सेसिबल हो गए। और अंटार्कटिका के अपोजिट, जहां अंटार्कटिक ट्रीटी एक्सप्लॉइटेशन को रोकता है, आर्कटिक के लिए कोई ऐसा यहाँ पर स्ट्रॉन्ग इंटरनेशनल लीगल फ्रेमवर्क नहीं है जो इंडस्ट्रियलाइजेशन और रिसोर्स एक्सप्लॉइटेशन को कंट्रोल करे। ओके, और इसी वजह से आर्कटिक कोस्टल कंट्रीज अपने टेरिटोरियल क्लेम और रिसोर्स एक्सेस को लेकर कंपटीशन में लग गई हैं। ठीक है, स्क्रैम्बल मतलब होता है कंपटीशन में लग गई हैं। इस तरह आर्कटिक में आइस मेल्ट होने के साथ साथ रिसोर्स पॉलिटिक्स और जियो पॉलिटिक्स टेंशन भी बढ़ रही है। ओके, तो इसके अकॉर्डिंग यदि हम अपना आंसर देखें तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन है देखिए, इंडिया कैन हैव टेरिटोरियल क्लेम इन द आर्कटिक ट्रीटी एंड फ्री एक्सेस टू इट्स रिसोर्सेज। तो देखो इसकी तो बात नहीं की गई है ना, और ये बोल रहा है इंडिया की, तो ऐसा स्पेसिफिक इंडिया के बारे में भी इस पैसेज में बात नहीं की गई है। तो ऑप्शन ए आपका ये रॉन्ग हो जाता है। ऑप्शन डी देखिए, द आर्कटिक रीजन हैज मोर रिसोर्स देन अंटार्कटिका। ठीक है, तो पैसेज में कंपैरिजन किसका किया है? लीगल रिजिम का, ना कि रिसोर्स का। ठीक है, यहाँ पर कंपैरिजन कर रहा है रिसोर्स का, लेकिन पैसेज में रिसोर्स का कंपैरिजन नहीं किया गया है, तो इसलिए ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी की बात करें, द आर्कटिक रीजन विल सॉल्व द वर्ल्ड फ्यूचर प्रॉब्लम ऑफ रिसोर्स क्रंच। तो पैसेज में बोला गया है कि जो आर्कटिक रीजन है वहां पे रिसोर्सेस हैं, बट ऐसा कहीं भी नहीं बोला गया है कि वर्ल्ड की जो रिसोर्स प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसलिए रॉन्ग हो जाता है। ऑप्शन बी की बात करें, मेल्टिंग ऑफ समर आइस इन द आर्कटिक लीड्स टू चेंज इन द जियोपॉलिटिक्स। तो ये देखो इसी की बात हुई है ना, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। और ये जो स्टेटमेंट है ये एक्सप्लिसिटली यहाँ पर मेंशन है कि आइस फ्री समर हैज प्रॉम्प्टेड कंट्रीज विद आर्कटिक कोस्टलाइन टू स्क्रैम्बल, यानी कंपटीशन फॉर ग्रेट चंक्स ऑफ द मेल्टिंग ओशन। ठीक है, तो इसलिए ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। मेल्टिंग ऑफ समर आइस इन द आर्कटिक लीड्स टू चेंज इन द जियोपॉलिटिक्स, जियोपॉलिटिक्स में चेंजेस होंगे।
ओके, अब नेक्स्ट हम देखते हैं 53, क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, क्रूशियल मैसेज की बात हुई है। ऑप्शन है इंडिया शुड रिवाइज इट्स पीडीएस, ऑप्शन बी इंडिया शुड नॉट बी अ मेंबर ऑफ डब्ल्यूटीओ। तो देखो ये इलॉजिकल बात कर रहा है, एक्सट्रीम बात कर रहा है कि होना ही नहीं चाहिए डब्ल्यूटीओ का पार्ट, तो ऑप्शन बी रॉन्ग होता है। फॉर इंडिया फूड सिक्योरिटी कोलाइड्स विद ट्रेड, तो ऑप्शन सी में जो लिखा हुआ है ये हम अपना जीएस में भी पढ़ते हैं, और जब हम डब्ल्यूटीओ पढ़ते हैं तो इंडिया की जो फूड सिक्योरिटी है ना, वो ट्रेड के साथ यहाँ पर कोलाइड करती है, टकराव आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा लॉजिकल लग रहा है, ऑप्शन सी। ऑप्शन डी इंडिया प्रोवाइड फूड सिक्योरिटी टू इट्स पुअर, तो इसके बारे में अभी हम नहीं कह सकते, तो हमको पैसेज पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। पैसेज का है या, तो पैसेज बोलना क्या चाह रहा है वो मैं आपको बता देता हूँ। इंडिया जो है वो डब्ल्यूटीओ का मेंबर है, और डब्ल्यूटीओ का मेंबर होने के नाते एग्रीकल्चर एग्रीमेंट से बाउंड है ना, वही चीज लिखी है, बीइंग अ मेंबर ऑफ द डब्ल्यूटीओ इंडिया इज बाउंड बाय द एग्रीमेंट दैट हैव बीन साइंड एंड रेटिफाइड बाय इट्स मेंबर इंक्लूडिंग इटसेल्फ। और क्या लिखा है, ये जो एग्रीमेंट है इसके अंडर एमएसपी को ट्रेड डिस्टोर्टिंग सब्सिडी माना जाता है ना, जो आर्टिकल 6 है ऑफ द एग्रीकल्चर एग्रीमेंट प्रोवाइडिंग मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स फॉर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट इज कंसीडर्ड डिस्टोर्टिंग एंड इज सब्जेक्ट टू लिमिट्स। तो जो एमएसपी है उसको ट्रेड डिस्टोर्टिंग सब्सिडी माना जाता है, और जो डेवलपिंग कंट्रीज है, ठीक है, जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनके लिए भी यहाँ पर लिमिट लगाई गई है ना। क्या लिमिट लगाई गई है, द सब्सिडी arising from minimal support cannot exceed 10% of the value of agriculture production of developing country, ओके। और क्या बोला है, पीडीएस इन इंडिया इंटेल्स मिनिमम सपोर्ट प्राइस एंड पब्लिक स्टॉक होल्डिंग फॉर फूड ग्रेन। तो जो इंडिया का पीडीएस है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ये एमएसपी और पब्लिक स्टॉक होल्डिंग पर बेस्ड है, ठीक है। इट इज पॉसिबल दैट इन सम ईयर द सब्सिडी टू प्रोड्यूसर्स विल एक्सीड 10% ऑफ द वैल्यू ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। तो कुछ सालों में आप देखेंगे एमएसपी सब्सिडी से 10% लिमिट को क्रॉस कर सकती है, और यदि ऐसा हुआ तो उससे क्या होगा, फूड सिक्योरिटी और ग्लोबल ट्रेड रूल के बीच में कन्फ्लिक्ट पैदा हो सकता है। तो ये जो पैसेज है इसका कोर आइडिया तो यही है, ठीक है। क्या है, फॉर इंडिया फूड सिक्योरिटी कोलाइड विथ ट्रेड, तो ऑप्शन सी आपका ये करेक्ट आंसर है, बिकॉज ये जो पैसेज है ना, आप देखेंगे इसमें क्या बात हो रही है, डब्ल्यूटीओ रूल्स वर्सेस इंडिया का जो एमएसपी बेस्ड फूड सिक्योरिटी सिस्टम है ना। यहाँ पर आप देखेंगे कहीं भी डब्ल्यूटीओ को छोड़ने की बात नहीं हो रही है, ना सिर्फ पीडीएस, ना ही पीडीएस को रिवाइज करने का यहाँ पर सजेशन दिया गया है, ओके। और यहाँ पर आप देखेंगे कोर मैसेज यही है, फूड सिक्योरिटी ऑब्लिगेशंस डब्ल्यूटीओ ट्रेड रूल से क्लेश करते हैं, ओके। तो ऑप्शन सी आपका ये करेक्ट आंसर है। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 54, इसमें हमको बताना है अजम्पशन। तो अजम्पशन बिना पैसेज पढ़े तो इजिली आता नहीं है, तो हमको पैसेज पढ़ना पड़ेगा, लेकिन कुछ यहाँ एक्सट्रीम वर्ड होगा तो वो स्टेटमेंट हम यहाँ पर एलिमिनेट कर सकते हैं, तो वही करने की हम यहाँ पर कोशिश करेंगे। पहले ऑप्शन 1 देखिए, इंडिया कंटिन्यूज टू बी अ डेवलपिंग कंट्री एसेंशियली ड्यू टू इट्स फॉल्ट एजुकेशन सिस्टम। तो ये क्या है, इलॉजिकल बात कर रहा है ना, एसेंशियली ड्यू टू इट्स फॉल्टी एजुकेशनल सिस्टम, इसलिए इंडिया जो है डेवलपिंग कंट्री बना हुआ है। तो ऑप्शन 1 आपका रॉन्ग है, तो ऑप्शन 1 रॉन्ग है, मतलब ये गया। ऑप्शन 2 देखिए, टुडेस लर्नर्स नीड टू एक्वायर न्यू एज स्किल सेट्स, तो ये थोड़ा लॉजिकल भी लग रहा है। और ऑप्शन 2 देखिए आप, दोनों में करेक्ट है, मतलब ऑप्शन 2 तो करेक्ट है। ऑप्शन 3 की बात करें, अ गुड नंबर ऑफ इंडियंस गो टू सम डेवलप्ड कंट्री फॉर एजुकेशन बिकॉज द एजुकेशनल सिस्टम देयर आर अ परफेक्ट रिफ्लेक्शन ऑफ द सोसाइटी इन विच दे फंक्शन। तो इसके बारे में हम अभी नहीं कह सकते, हमको पैसेज पढ़ना पड़ेगा, तो पैसेज देख लेते हैं। तो पैसेज बोलना क्या चाह रहा है वो हम देख लेते हैं। इंडियाज एजुकेशनल सिस्टम इज मॉडल्ड ऑन द मास एजुकेशन सिस्टम दैट डेवलप्ड इन द 19th century in Europe and later spread around the world. The goal of the system is to condition children as good citizens and productive workers. This suited the industrial age that needed the constant supply of a compliant workforce with a narrow set of capabilities. Our educational institute resemble factories with bells, uniform, and batch processing of learners, designed to get learners to conform. But from an economic point of view, the environment today is very different. It is complex, volatile, and globally interconnected world. ओके, तो ये जो पैसेज है बोलना क्या चाह रहा है कि इंडिया का एजुकेशन सिस्टम 19th सेंचुरी के यूरोपियन इंडस्ट्रियल मॉडल पर बेस्ड है, और इस सिस्टम का मेन पर्पस था बच्चों को डिसिप्लिन, ओबीडियंट और प्रोडक्टिव वर्कफोर्स बनाना।
ओके। और हम जब हिस्ट्री में पढ़ते हैं तब भी हमने देखा है कि जो ब्रिटिशर्स थे उनका जो एजुकेशन सिस्टम था उसका मॉडल क्या था, यही था, है ना, जो हमें इस पैसेज में देखने को मिल रहा है। ओके। और ये जो सिस्टम था ये उस टाइम के इंडस्ट्रियल एज की नीड्स के लिए सही था। इसी वजह से स्कूल जो थे फैक्ट्रीज जैसे फंक्शन करते थे, है ना, बेल्स, यूनिफॉर्म और बैच वाइज टीचिंग यहाँ पर होती थी। लेकिन आज का वर्ल्ड जो है ये कॉम्प्लेक्स है ना, कॉम्प्लेक्स है और वॉलेटाइल है, ग्लोबली इंटरकनेक्टेड है। तो ये पैसेज का कोर मैसेज क्या है कि पुराना जो फैक्ट्री स्टाइल एजुकेशन सिस्टम है आज के मॉडर्न इकोनॉमिक और सोशल इन्वायरमेंट के लिए सुटेबल नहीं है, और लर्नर्स को आज न्यू एज स्किल्स की जरूरत है जो फ्लेक्सिबिलिटी, एडेप्टेबिलिटी और ब्रॉडर कैपेबिलिटीज डेवलप करे। तो इसलिए ऑप्शन 2 आपका ये करेक्ट होता है। ऑप्शन 3 में बोला गया है कि इंडियंस को सम डेवलप कंट्रीज में जाना चाहिए, है ना, फॉर एजुकेशन बिकॉज द इंडस्ट्रियल सिस्टम, because the education system there are a perfect reflection of the society in which they function। तो देखो इसकी कहीं से कहीं तक बात नहीं की गई है कि जो इंडियंस हैं उनको डेवलप कंट्री में जाना चाहिए, है ना, इसकी कहीं भी बात नहीं की गई है। तो इसलिए ऑप्शन 3 रॉन्ग होता है, ऑप्शन बी 2 ओनली हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर है। अब देखते हैं हम अपना नेक्स्ट पैसेज। पैसेज नंबर 7 पढ़ने से पहले हम यहाँ इसका क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पूछा है रेशनल इन्फेरेंस हमको यहाँ पर बताना है। ऑप्शन है देखिए, ओबेसिटी हैज बिकम एन एपिडेमिक ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, तो ये ऑल ओवर द वर्ल्ड की बात कर रहा है, एक्सट्रीम बात कर रहा है ना, कि ये एपिडेमिक है ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो ऑप्शन ए ये रॉन्ग हो जाता है क्योंकि ये एक्सट्रीम बात कर रहा है। ऑप्शन बी की बात करें, अ लॉट ऑफ पीपल आर ऑब्सेस्ड विथ अटेनिंग अ परफेक्ट बॉडी। इसको अभी हम होल्ड करते हैं। ऑप्शन सी देखिए, ओबेसिटी इज एसेंशियली एन इनक्यूरेबल डिजीज। तो ये एक्सट्रीम बात कर रहा है कि ये क्यूरेबल ही नहीं है ना। तो ऑप्शन ए और सी आपका एलिमिनेट हो जाता है। ऑप्शन डी की बात करें, देयर इज नो परफेक्ट डाइट और वन सॉल्यूशन फॉर ओबेसिटी। ठीक है, तो बी एंड डी इनमें से हमको आंसर बताना है। ओके, तो आंसर के लिए अब हमको पैसेज पढ़ना पड़ेगा। द प्रैक्टिस ऑफ डाइटिंग हैज बिकम एन एपिडेमिक, एवरीवन इज लुकिंग आउट फॉर अ वे to attain that perfect body. We are all different with respect to our ethnicity, genetics, family history, gender, age, physical and mental and spiritual health status, lifestyle and preferences. हम सब इसमें अलग अलग हैं, है ना। Thereby we also differ in what food we tolerate or are sensitive to. So we really cannot reduce so many complexities into one diet or diet book. This explains the failure of diet across the world in curbing obesity. Unless the reasons for weight gain are well understood and addressed, and unless habits are changed permanently, no diet is likely to succeed. तो ये पैसेज बोलना क्या चाह रहा है कि डाइटिंग जो है वो एक एपिडेमिक बन चुकी है, क्योंकि हर कोई परफेक्ट बॉडी के लिए यहाँ पर पीछे भाग रहा है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हर इंसान अलग होता है, जैसे कि जेनेटिक्स, एथनिसिटी, एज, जेंडर, लाइफस्टाइल, हेल्थ कंडीशन, है ना, सब में डिफरेंट होता है। इसलिए एक ही डाइट सबके लिए काम नहीं कर सकती। इसी वजह से दुनिया भर में डाइट्स ओबेसिटी को कर्ब करने में फेल हो रही है। ओके, जब तक वेट गेन का रियल रीजन ना समझे और परमानेंटली हैबिट्स हम चेंज ना करें, तब तक कोई भी डाइट सक्सेसफुल नहीं हो सकती। ओके, तो इसके हिसाब से हम अब आंसर देखते हैं। तो ऑप्शन भी देखिए, अ लॉट ऑफ पीपल आर ऑब्सेस्ड विद अटेनिंग अ परफेक्ट बॉडी। तो ये बात तो सही है, लेकिन ये इन्फेरेंस नहीं है ना, पैसेज का इन्फेरेंस नहीं है ये, तो इसलिए ये रॉन्ग हो जाता है। ऑप्शन डी की बात करें, देयर इज नो परफेक्ट डाइट और वन सॉल्यूशन फॉर ओबेसिटी। तो ये बात सही है, पैसेज क्लियरली यहाँ पर कहता है कि सब लोग बायोलॉजिकली और लाइफस्टाइल वाइज यहाँ पर डिफरेंट हैं, इसलिए वन डाइट फिट्स ऑल वाली जो अप्रोच है ना वो यहाँ पर गलत होती है। ओके, तो इसलिए ऑप्शन डी जो है आपका करेक्ट आंसर है। अब देखते हैं पैसेज नंबर 8। पैसेज पढ़ने से पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्रूशियल मैसेज गिवन बाय द पैसेज। ओके, तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए देखिए, प्रिजर्विंग क्रॉप जेनेटिक डाइवर्सिटी इज एन इंश्योरेंस अगेंस्ट द इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। ऑप्शन बी, डिस्पाइट ग्रेट रिस्क मोनोकल्चर इज द ओनली वे टू इंश्योर फूड सिक्योरिटी इन द वर्ल्ड। ठीक है, मोनोकल्चर की बात कर रहा है कि ये ओनली वे है इंश्योर फूड सिक्योरिटी इन द वर्ल्ड। तो ऑप्शन बी आपका ये रॉन्ग हो जाता है। मोनोकल्चर से तो यहाँ पर और हाई रिस्क बढ़ जाएगा, है ना, तो ऑप्शन बी इसलिए रॉन्ग होता है। ऑप्शन सी देखिए, मोर एंड मोर जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप ओनली कैन सेव द वर्ल्ड फ्रॉम इम्पेंडिंग शॉर्टेज ऑफ फूड। एंड ऑप्शन डी, एशिया एंड नॉर्थ अमेरिका विल बी वर्स्ट सफर्स फ्रॉम क्लाइमेट चेंज एंड द कंसिक्वेंट शॉर्टेज ऑफ फूड। ओके, तो तीन ऑप्शन जो हैं
है ना। इसमें से ऑप्शन सी भी यहाँ पर थोड़ा सा एक्सट्रीम बात कर रहा है कि जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है ना, ओनली कैन सेव द वर्ल्ड फ्रॉम इम्पेंडिंग शॉर्टेज ऑफ फूड। फिर भी हम इसको अभी होल्ड करते हैं, पैसेज पढ़ते हैं, है ना। पहले पैसेज क्या बोल रहा है, मोनोकल्चर कैरीज ग्रेट रिस्क। तो पहली लाइन में ही बोल रहा है कि मोनोकल्चर जो है ये रिस्की है। ओके, तो मोनोकल्चर आपका इसलिए ये कट हो जाता है। उसके बाद देखिए, a single disease or pest can wipe out swaths of the world food production, and alarming prospects given that its growing and wealthier population will eat 70% more by 2050. The risks are magnified by the changing climate. As the planet warms and monsoon rain intensify, farmland in Asia will flood. North America will suffer more intensive drought and crop disease will spread to new latitude. ओके, तो देखो ऑप्शन यहाँ पर सी की बात करें तो ये बात कर रहा है जेनेटिकल मॉडिफाइड क्रॉप की, तो पूरे पैसेज में जेनेटिकल मॉडिफाइड क्रॉप की बात ही नहीं की गई है, तो ऑप्शन सी आपका इसलिए रॉन्ग हो जाता है। ऑप्शन डी की बात करें, एशिया एंड नॉर्थ अमेरिका विल बी वर्स्ट सफर फ्रॉम क्लाइमेट चेंज एंड द कंसिक्वेंट शॉर्टेज ऑफ फूड। तो ये जो है ये फैक्ट है ना, ये मैसेज नहीं हो सकता, ठीक है, फैक्ट है ये। तो ऑप्शन डी आपका इसलिए रॉन्ग हो जाता है। ऑप्शन ए देखिए, प्रिजर्विंग क्रॉप जेनेटिक डाइवर्सिटी इज एन इंश्योरेंस अगेंस्ट द इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। तो देखो पैसेज में क्या बोला है कि मोनोकल्चर कैरीज ग्रेट रिस्क, है ना। यदि एक ही क्रॉप आप प्रोडक्शन कर रहे हो और यदि उसमें डिजीज लग जाती है ना, तो पूरी जो फूड सप्लाई है वो वाइप आउट हो जाएगी। और जो क्लाइमेट चेंज है ये रिस्क को और मैग्नीफाई करता है, और फ्यूचर में फूड डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है ना। तो रिस्क है प्लस डिमांड है, तो फूड इनसिक्योरिटी का यहाँ पर डेंजर बना रहेगा। तो इन सब का नेचुरल लॉजिकल मैसेज क्या निकालेंगे हम, है ना, कि डिफरेंट क्रॉप यानी जेनेटिक डाइवर्सिटी मतलब डिफरेंट क्रॉप, इसको हम इंश्योरेंस की तरह यहाँ पर देख सकते हैं क्लाइमेट चेंज के इफेक्ट के अगेंस्ट। ओके, तो ऑप्शन ए आपका इसलिए करेक्ट हो जाता है। तो सबसे लॉजिकल, रेशनल और क्रूशियल मैसेज की बात करें तो ऑप्शन ए ही आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ओके, अब देखते हैं हम अपना नेक्स्ट पैसेज। तो यहाँ पर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 78, ठीक है, पैसेज 1 क्वेश्चन नंबर 78। हमको यहाँ पर बताना है क्रूशियल मैसेज, ठीक है, मोस्ट रेशनल एंड क्रूशियल मैसेज। तो ऑप्शन ए देखिए, मास प्रोडक्शन ऑफ मीट थ्रू इंडस्ट्रियल फार्मिंग इज चीप एंड इज सुटेबल फॉर प्रोवाइडिंग प्रोटीन न्यूट्रिशन टू पुअर कंट्रीज। ऑप्शन बी, मीट प्रोडक्शन इंडस्ट्री वॉलेट्स द लॉ अगेंस्ट क्रूरल्टी टू एनिमल्स। ऑप्शन सी, मास प्रोडक्शन ऑफ मीट थ्रू इंडस्ट्रियल फार्मिंग इज अनडिजायरेबल एंड शुड बी स्टॉप इमीडिएटली। ये कोई सॉल्यूशन नहीं होता, तो ऑप्शन सी आपका ये रॉन्ग हो जाता है। ऑप्शन डी, इन्वायरमेंटल कॉस्ट ऑफ मीट प्रोडक्शन इज अनसस्टेनेबल व्हेन इट इज प्रोड्यूस्ड थ्रू इंडस्ट्रियल फार्मिंग। तो ऑप्शन ए, बी एंड डी में से हमको बताना है कि कौन सा यहाँ पर करेक्ट मैसेज है। तो अब पैसेज पढ़ लेते हैं। द क्वेस्ट ऑफ चीप एंड plentiful meat has resulted in factory farms where more and more animals are squeezed into smaller lots in cruel and shocking conditions. Such practice have resulted in many of the world health pandemics such as the avian flu. Worldwide, livestock are increasingly raised in cruel, cramped conditions where animals spend their short life under artificial light, pump full of antibiotic and growth hormones until the day they are slaughtered. Meat production is water intensive. 15,000 liters of water is needed for every kilogram of meat compared with 3,400 liters of rice, 3,300 liters of eggs and 255 liters of kilogram of potato. तो मीट प्रोडक्शन जो है ये वाटर इंटेंसिव है, और आप कंपेयर करें राइस से, है ना, एग से, और बात करें पोटैटो से, तो ये काफी ज्यादा यहाँ पर वाटर का यूज होता है। तो पैसेज बोलना क्या चाह रहा है कि चीप और प्लेंटीफुल मीट की डिमांड ने इंडस्ट्रियल फैक्ट्री फार्मिंग को यहाँ पर बढ़ावा दिया है, और एनिमल को क्रूल, क्रैम्ड और आर्टिफिशियल कंडीशन में यहाँ पर रखा जाता है, ठीक है, और एक्सेसिव एंटीबायोटिक्स और हार्मोन्स यहाँ पर यूज होते हैं, जिससे हेल्थ पेंडेमिक्स जैसे एवियन फ्लू जैसी प्रॉब्लम आप देखने को मिलती है। और बात करें मीट प्रोडक्शन जो है ये एक्सट्रीमली वाटर इंटेंसिव है। आप बात करें जैसे 15,000 लीटर वाटर यहाँ पर जरूरत पड़ता है मीट प्रोडक्शन में, और कंपेयर किया गया है राइस से, एग से और पोटैटो से, जहां पर काफी कम मात्रा में यहाँ पर वाटर लगता है, लेकिन मीट प्रोडक्शन में 15,000 लीटर ऑफ वाटर यहाँ पर यूज होता है, इसलिए ये वाटर इंटेंसिव है। तो ऑप्शन बी की बात करें तो ऑप्शन बी की बात तो कहीं की नहीं है ना, कि मीट प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्री वॉलेट्स करती है लॉ अगेंस्ट क्रूरल्टी टू एनिमल, इसकी कहीं बात नहीं की गई है। ऑप्शन ए की बात करें, मास प्रोडक्शन ऑफ मीट थ्रू इंडस्ट्रियल फार्मिंग इज चीप एंड इज सुटेबल फॉर प्रोवाइडिंग प्रोटीन एंड न्यूट्रिशन टू पुअर कंट्रीज, तो इसकी भी बात नहीं की गई है।
ऑप्शन डी, इन्वायरमेंटल कॉस्ट ऑफ मीट प्रोडक्शन इज अनसस्टेनेबल व्हेन इट इज प्रोड्यूस्ड थ्रू इंडस्ट्रियल फार्मिंग। तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट है, बिकॉज पैसेज में बार बार यहाँ पे बोला गया है कि एक्सेसिव वाटर यूज हो रहा है, इंडस्ट्रियल स्केल हार्म है, इन्वायरमेंटल और हेल्थ रिस्क है यहाँ पर, है ना। तो ऑप्शन डी इसलिए ये आपका करेक्ट आंसर है। अब देखते हैं पैसेज नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 79। यहाँ भी पूछा है क्रूशियल मैसेज। तो ऑप्शन है, देखिए, द कंफ्लिक्ट बिटवीन मैन एंड वाइल्ड लाइफ कैन नॉट बी रिजॉल्व नो मैटर व्हाट एफर्ट वी मेक। तो ये एक्सट्रीम बात कर रहा है कि रिजॉल्व ही नहीं किए जा सकते, कुछ भी आप एफर्ट डाल दो। तो ऑप्शन ए आपका इसलिए रॉन्ग हो जाता है। ऑप्शन बी की बात करें, सेफ वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर बिटवीन प्रोटेक्टेड एरिया इज एन इसेंशियल एस्पेक्ट ऑफ कंजर्वेशन एफर्ट्स। ऑप्शन सी, इंडिया नीड टू डिक्लेयर मोर प्रोटेक्टेड एरिया एंड सेट अप मोर टाइगर रिजर्व। एंड ऑप्शन डी, इंडियाज नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व नीडेड टू बी प्रोफेशनली मैनेज। तो बी, सी एंड डी में से हमको बताना है कौन सा हमारा करेक्ट आंसर है। तो अब पैसेज पढ़ लेते हैं। A male tiger was removed from Pench Tiger Reserve and was relocated in Panna National Park. Later, the tiger trekked towards his home 250 miles away. The trek of his solitary tiger highlights a crisis. Many wildlife reserves exist as island of fragile habitat in a vast sea of humanity. Yet tiger can range over 100 miles, seeking prey, mate and territory. Nearly a third of India's tiger live outside tiger reserve, a situation that is danger for both human and animal. Prey and tigers can only disappear if there are recognized corridor of land between protected area to allow unmolested passage. तो पैसेज यहाँ पर क्या बोलना चाह रहा है वो हम देख लेते हैं कि एक मेल टाइगर है, उसको पेंच टाइगर रिजर्व में यहाँ पर पन्ना नेशनल पार्क से शिफ्ट किया गया है और टाइगर ने 250 माइल्स चलकर वापस अपने ओरिजिनल एरिया में आ गया। उसके बाद क्या बोला गया कि इंडिया के काफी वाइल्ड लाइफ जो रिजर्व हैं वो छोटे आइलैंड जैसे हो गए, है ना, जिनके अराउंड ह्यूमन पॉपुलेशन है, और टाइगर को बहुत बड़ा एरिया चाहिए, है ना। और यहाँ पर ये बोला गया है कि 1/3 टाइगर जो है वो रिजर्व के बाहर रहते हैं। तो इससे क्या होता है कि ह्यूमन एनिमल कंफ्लिक्ट आपको देखने को मिलता है, जो कि दोनों के लिए यहाँ पर डेंजरस सिचुएशन है। तो एक्चुअल सॉल्यूशन क्या बताया गया, टाइगर और उनका प्रे तभी सेफली मूव कर सकते हैं जब प्रोटेक्टेड एरियाज के बीच लैंड कॉरिडोर बने। ओके, तो इस पैसेज का कोर मैसेज क्या है? कोर मैसेज है ऑप्शन बी, सेफ वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर बिटवीन प्रोटेक्टेड एरिया इज एन एसेंशियल एस्पेक्ट ऑफ कंजर्वेशन एफर्ट्स। तो ऑप्शन बी आपका ये करेक्ट आंसर है। ऑप्शन सी क्यों रॉन्ग है? क्योंकि पैसेज में मोर रिजर्व की बात नहीं की गई है ना, प्रॉब्लम नंबर का नहीं, यहाँ पर कनेक्टिविटी का हो रहा है, ठीक है। एंड ऑप्शन डी, इंडिया नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व नीड टू बी प्रोफेशनली मैनेज। तो मैनेजमेंट की बात पैसेज में कहीं से कहीं तक नहीं की गई है। ओके, तो ऑप्शन डी भी आपका इसलिए रॉन्ग हो जाता है। लास्ट है आपका अजम्पशन, हमको बताना है अजम्पशन। The strategy of conservation of wildlife by relocating them from one protected area to another is not often successful. Option 2, India does not have suitable legislation to save the tiger and its conservation efforts have failed, which force the tiger to live outside protected area. तो ऑप्शन 2 आपका जो है ये रॉन्ग है, क्योंकि पैसेज में लॉ का मेंशन कहीं नहीं किया गया है ना, कि इंडिया डज नॉट हैव सुटेबल लेजिस्लेशन टू सेव टाइगर। तो ऑप्शन 2 आपका ये रॉन्ग हो जाता है। तो ये गया। और ऑप्शन 1 की बात करें, द स्ट्रेटेजी ऑफ कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ बाय रिलोकेटिंग देम फ्रॉम वन प्रोटेक्टेड एरिया टू अनदर इज नॉट ऑफन सक्सेसफुल। तो बात करेक्ट है, क्योंकि टाइगर का 250 माइल्स वापस जाना, है ना, ये क्या है, ये रिलोकेशन का फेलियर ही है, और पैसेज ने एग्जाम्पल से ये प्रूव भी किया है। तो ऑप्शन ए आपका ये करेक्ट वैलिड अजम्पशन है। ओके, तो सीसेट 2018 का जो पैसेज वाला पार्ट है वो हमने यहाँ पर कवर कर लिया है ना। 2017 कंप्लीट हो चुका है, 2018 कंप्लीट हो चुका है। अब जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम 2019 का पैसेज पूरा कवर करने वाले हैं। ओके, यदि आप चैनल पर नए हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाली जो वीडियोस है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ओके, तो समाप्त करते हैं अपनी इस वीडियो को यहीं पर। जय हिंद, जय भारत।